एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस निश्चित सीरीज के अंदर। ये फिजिक्स की वो श्रृंखला है दोस्त, जहां हम 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिनसे लगभग हर साल नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आज डे नंबर 4 है। जैसा कि आपसे वादा किया गया था दोस्त कि हम होली से पहले पहले क्लास 11th को खत्म करेंगे 3 दिनों के अंदर, जो हम खत्म कर चुके हैं। और होली के बाद हम क्लास 12th को खत्म करेंगे 4 दिनों के अंदर, जिसके अंदर आज अपना फर्स्ट डे है। मतलब ये अपनी चौथी क्लास है इस निश्चित सीरीज की। और आपको बोला गया था सर कि हम 7 दिनों में पूरे 45 टॉपिक जो हैं उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। अब तक हम 11th खत्म कर चुके हैं, आज से हम 12th स्टार्ट करेंगे। एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास होंगे और 4 दिन में पूरी फिजिक्स के 45 टॉपिक खत्म कर देंगे। आज का ये जो लेक्चर है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि समझना दोस्त, इस लेक्चर के अंदर मैं इन 6 टॉपिकों को पढ़ाने वाला हूं और आई एम 100% श्योर 5 से 7 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से लेकर जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लेंगे, साथ में गॉस लॉ पढ़ लेंगे। और इससे निश्चित है एक क्वेश्चन आना, आप लिख के ले लो। और वो सभी चीजें आज की इस क्लास में पढ़ाऊंगा, सब चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ेंगे, निश्चिंत रहो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसे ही सारे ऑब्जेक्ट के लिए, डायपोल के लिए, हर चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पढ़ लेंगे। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, साथ में थोड़ा सा आइडिया रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का भी दे दूंगा। कैपेसिटर की एनर्जी पे हाल ही में बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उन सबको अपन आज की इस क्लास में जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसा टॉपिक जो बोरिंग है, समझ में नहीं आता, और जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक हमें यह समझ नहीं आता कि ओम लॉ कहां से आया, ओम लॉ के अंदर रो है वो कहां से आया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वो डेरिवेशन है जिससे आप बहुत डरते हैं, उसको आज चुटकियों में सॉल्व करना आपको सिखा देंगे। फिर ओम लॉ भी सिखा देंगे कि दोस्त ओम लॉ क्या था। ओम लॉ में केवल अपन ये पढ़ रहे हैं कि V = IR, क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। तो कितना पढ़ना पड़ेगा उसको भी देखेंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। आजकल हमें इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लाइक इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं कि एक घर में इतना इतना ये जल रहा है, इतने यूनिट आ रहे हैं, इतना बिल भरना पड़ रहा है, तो ये निकालो वो निकालो। इस टाइप के सवाल अक्सर देखने को मिल रहे हैं। तो ये 6 टॉपिक मुझे तो अल्ट्रा मैक्स इंपॉर्टेंट लगते हैं। इन 6 से सवाल आना निश्चित है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो क्लास 12th है, 12th का वेटेज 11th से ज्यादा है। मुझे ये 65% लगता है और ये 35% लगता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो 65% है उसको तो नहीं छोड़ सकते सर। और उस 65% का 90% मैं इन 4 लेक्चर में तुम्हें पढ़ा दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो, ठीक है। तो बने रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बिना किसी देरी के। आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो लेक्चर है, वो अपन शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से पढ़ना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन 6-7 टॉपिकों को कवर करें। देखो क्लास 12th कंपैरेटिवली बड़ी है, थोड़ी सी हार्ड है, हार्ड नहीं कह सकते, इंटरेस्टिंग कह सकते। क्लास 12th का नियम यह है कि एक बार आपको चीजें समझ में आ गई फिर चीजें स्मूथ चलेंगी। मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज थी क्लास 12th में पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना, और मेरी जितनी पसंदीदा थी इतनी ही आपकी भी बनेगी, ठीक है। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्त? विद्युत क्षेत्र बिल्कुल आसानी से भी आपको समझाएंगे दोस्त। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सर क्या परिभाषा नीट के एग्जाम में पूछी जाएगी? नहीं। तो आप क्यों पढ़ा रहे हो? अरे मूर्ख, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे कंसेप्ट कैसे समझ में आएंगे? फील नहीं आएगी आपको बिना परिभाषा के। तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र की शक्ति। समझते हैं मित्र, आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स Fe एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। मतलब कुछ नहीं है, अगर आप एक चार्ज लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है? प्लस क्यू होता है। तो इस प्लस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला जो फोर्स है, उसी फोर्स को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं। एक बात समझना, ये आपको कोई नहीं समझाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ये बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज की प्रॉपर्टी है। बट इंटेंसिटी क्या है? इसी प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेशन है वो क्या है? इंटेंसिटी। आपको अक्सर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी जाती है, पर कई बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं। वो अलग बात है कि हम मान लेते हैं। बाकी हमेशा क्वेश्चन जो पूछता है वो क्या पूछता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछता है।
क्या कहना चाहते हो समझ में नहीं आया। ये एक चार्ज है प्लस क्यू, अब इसके कारण कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये इस चार्ज की प्रॉपर्टी है दोस्त, ये क्या है, इस चार्ज की प्रॉपर्टी है। बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई एक और चार्ज प्लस क्यू रख दूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी कि सर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को रखा जाए, टेस्ट चार्ज का क्या मतलब है, टेस्ट चार्ज का कोई मतलब नहीं है, एक सिंपल प्लस क्यू चार्ज को अपन क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो किसी टेस्ट चार्ज पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला बल या फिर फोर्स को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़े। क्या सर इससे सवाल आ सकता है? नहीं सर। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कंफ्यूज होना है? बिल्कुल नहीं होना है दोस्त, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बातें अलग अलग है, पर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो आपको एक ही चीज निकालनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला नहीं जा सकता, निकाली केवल इंटेंसिटी जा सकती है। बट क्वेश्चन में कभी कभी इमोशनल हो गए, पूछ लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो देखना भाई, ये है अपना एक पॉइंट चार्ज क्यू, नई स्लाइड पे नया समझाएंगे आपको। आइए, ये एक चार्ज है अपने पास, क्या, प्लस क्यू। क्या बात क्लियर है? यस सर। अब इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर कितनी होगी, ये बात अपन को पूछी गई है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, या मैं बार बार अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखाएगा और वो एक ही बात है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो वो अपन को निकालनी है। तो अक्सर ये ध्यान रखना कि एक पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर के क्यू ओपन आर स्क्वायर। क्या बोला, वापस समझना, पूरी कहानी वापस समझना भाई। एक चार्ज था, ठीक है, जो है प्लस क्यू, हो सकता है माइनस भी हो। तो उससे पहले एक और बात आप समझ लेना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसके अंदर अपन को हमेशा दो चीजें निकालनी होंगी। पहला तो निकालना होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा निकालना होगा डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। तो इस प्लस क्यू के कारण या माइनस क्यू, कोई भी क्यू, मैं नॉर्मल क्यू मान रहा हूं, मुझे नहीं पता वो प्लस क्यू है या माइनस, क्यू चार्ज के कारण फिर प्लस लिख दिया सर, सर को प्लस से प्रेम है। इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर जिसकी डिस्टेंस इस चार्ज से कितनी है, आर है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बहुत आसान सी बात है, कितना होगा, के क्यू ओपन आर स्क्वायर। क्यू क्या है, चार्ज है, के क्या है, कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹ यूनिट, और इसको क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, के क्यू ओपन आर स्क्वायर। क्या याद रखना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इतनी चीज तो आपको आनी चाहिए और ये तो हमें पहले से आती है। एक चीज और समझना, ये तो सर अपन ने सीख लिया, क्या, मैग्नीट्यूड निकालना। क्या अब हम डायरेक्शन निकालना सीख सकते हैं? तो बहुत आसान है। अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है यानी कि प्लस क्यू है, या फिर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज है, तो ध्यान रखना पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्यू से बाहर की ओर होती है, यानी कि ये प्लस क्यू है तो उससे बाहर की ओर होगी। ठीक है, और माइनस क्यू के लिए अंदर की ओर होती है। तो ये दोनों ही चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या यही लिखा था अपनी स्लाइड में? वापस चले गया स्लाइड की ओर, ये रहो। E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के क्यू ओपन आर स्क्वायर। प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है, माइनस क्यू के लिए अंदर की ओर होता है, या फिर अवे फ्रॉम द चार्ज और टुवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं। क्या बात क्लियर है? क्या आगे बढ़े? यस सर। क्या पॉइंट चार्ज के लिए अगर पूछा जाए अब, तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्त। लाइव चैट चालू है, आप बता सकते हैं, दिल विल भेज सकते हैं सर को। ठीक है, फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, एक बार वापस रिवाइज कीजिएगा। के क्यू ओपन आर स्क्वायर, भूलने नहीं दूंगा इस क्लास में, इतनी बार ये फॉर्मूला बोलूंगा। ये किसके लिए वैलिड है? ओनली पॉइंट चार्ज के लिए। ध्यान रखना, एक कोई बड़ा सा स्फीयर ले लिया और इसके ऊपर बोल दिया कि प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके लिए भी ऐसा ही होगा? जरूरी नहीं है। ठीक है, ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। E इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। ये बात क्या हम पढ़ चुके सर? E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट इट ओन लोकेशन इज नॉट डिफाइंड। क्या ये बात भी क्लियर है? यस सर। और ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा देखना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट सर क्या हम यहां से निकाल सकते हैं? एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना।
जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज है, कोई चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं समझना, कोई चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब इस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, अगर ये पूछा जाए तो वो फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू ई। मतलब वो चार्ज जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में है उसका उस चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो क्या यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F ओपन Q हो गया, यस सर। तो क्या यहां से हम यूनिट निकाल सकते हैं, यस सर। कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है सर, न्यूटन होती है, चार्ज की क्या होती है, कूलाम होती है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम आ गई, यस सर। क्या बात क्लियर है, यस सर क्लियर है। जब सुधांशु सर पढ़ाए और बात क्लियर ना हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां हम ये भी कहते हैं A इक्वल्स टू के क्यू ओपन आर स्क्वायर प्लस क्यू के लिए ई नॉट डिफाइंड, ये कोई काम का नहीं, छोड़ो। अपन को यूनिट निकालना आनी चाहिए, कैसे निकालते हैं वो सिखा दी। अब समझना सर, आपने बोला हमें कि एक प्लस क्यू चार्ज है या फिर कोई भी चार्ज है, प्लस क्यू को हटाओ यार, एक कोई भी चार्ज है, एक कोई भी चार्ज क्यू है, ठीक है। इस क्यू के कारण इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको अगर प्लस क्यू मान लूं तो ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगा और कितना होगा, क्या के क्यू अपन आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा, यस सर। बट मैं बोलूं कि ऐसे मल्टीपल चार्जेज है सर, कितने मल्टीपल चार्जेज है, जैसे कि Q1 R1 डिस्टेंस पे है, Q2 R2 डिस्टेंस पे है, Q3 R3 डिस्टेंस पर है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बहुत आसान है, आपको तीनों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, के Q1 ओपन R1 स्क्वायर, के Q2 ओपन R2 स्क्वायर, और इसका हो जाएगा के Q3 ओपन R3 स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना भाई, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अदिश राशि है या सदिश राशि है, हम अच्छे से जानते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा कैसे बोला सर आपने, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा दोस्त की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो चीजें निकालते हैं, पहला क्या मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड भी निकाल रहे हैं, डायरेक्शन भी निकाल रहे हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब अलग अलग चार्जेस के लिए तीन अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो क्या इसका नेट निकालने के लिए, क्या इसका नेट निकालने के लिए हमें वेक्टर का यूज करना होगा, यस सर करना होगा। तो इसका जो नेट होगा, मेरी बात सुनना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, क्या सही है, या फिर E नेट इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। इन दोनों में से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से कौन सी इक्वेशन सही है, ऑब्वियसली सर सेकंड इक्वेशन जो है वो अपनी सही है, पहली इक्वेशन गलत है, क्योंकि इसमें तो केवल मैग्नीट्यूड जुड़ रहा है, और हम बात जब इलेक्ट्रिक फील्ड की कर दी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही जोड़ना होगा। तो देखना, Q1 चार्ज था उससे P पे निकालना था, Q2 चार्ज था उससे P पे निकालना था, Q3 चार्ज था उससे P पे निकालना था, 4 से 5 से ऐसे n चार्जेस है। तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर लेना है, हमेशा ये ध्यान रखना है, यानी कि आपको डायरेक्शन के साथ निकालना होगा। आगे क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। नेट इक्वल्स टू कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे ऐसे n तक अपन कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है, क्या आसान सी चीजें हैं, क्या आसान चीजें हैं। अब देखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में अक्सर आपको कंफ्यूज करेगा। आपको क्या होगा भाई, क्वेश्चन में एक स्क्वायर बनाकर दे देगा और बोलेगा कि इस स्क्वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। आप सोच सोच के थक जाओगे कि हमें तो सर ने स्क्वायर पढ़ाया ही नहीं, या फिर फॉर्मूले लगाओगे रोडों के अलग अलग कि एक रोड इधर, एक रोड इधर, एक रोड इधर, एक रोड इधर, अपन निकालते हैं। नहीं निकालना है मित्र, आप समझिएगा क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो। क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो, यानी कि जब भी कोई सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो और उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा हो, अगर सिमेट्रिकल हो, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है सर, जीरो होता है। क्या बात क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो क्या सवाल किया जाए, सवाल देखिएगा, मेरा कहना है तुमसे, तुमसे क्या कहना है समझिएगा भाई। ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जी। सर बहुत आसान सा सवाल है, कितना होगा भाई, क्या जीरो होगा, क्या जीरो होगा, यस सर। एक और सवाल है मित्र आपसे, इस सवाल को भी करिएगा। ये भी स्क्वायर ही है, भले आपको रेक्टेंगल दिखे बट मत मानना कि ये रेक्टेंगल है। प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या अभी भी इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा सर। क्या मैं लिख दूं जीरो होगा, क्या मैं सही लिख रहा हूं जीरो होगा ये, या गलत लिख रहा हूं।
इस बार सर जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? अभी तो आपने बोला कि अगर कोई एक सिमेट्रिकल शेप है और उसके सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अभी तो आपने बोला, तो इसमें ना कैसे बोल रहे हो नहीं होगा? अरे भाई एक बात ध्यान से पढ़ना, हमें सिमेट्री नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्रिकल रहे। और तुम ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हो और इन बातों में गलती करते हो। तो एक बात ध्यान रखना, अपन को रटने वाली विद्याओं को भूलना होगा। रटने वाली विद्याओं को भूलना होगा मतलब सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेंटर पे पूछा हो, ये सब चीजें अपन को रटकर याद नहीं रखनी। अपन को क्या याद रखना है समझिएगा, अपन को क्या याद रखना है समझना। जैसे कि अपने को एक क्वेश्चन दे दिया ऐसा, ये स्क्वायर दे दिया, बोला यहां प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है और यहां भी प्लस क्यू है। और सेंटर पर, कहां पर? सेंटर पर आपको क्या पूछ लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। तो अब देखना, क्या इसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा? इसकी डिस्टेंस मैंने r1 मान ली, तो क्या k q, ये r1 नहीं सॉरी r मानूंगा मैं, ठीक है r, तो क्या ये r इस r के और इस r के बराबर है? यानी कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 के बराबर होगा। यस सर, पर कैसा? वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनना, क्या E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू E4 लिख सकता हूं मैं? यहां पर इस केस में लिख सकते। क्यों? क्योंकि चार्ज भी सेम है और क्या है? डिस्टेंस भी सेम है। कभी भी इस फॉर्मूले में अपन को चार्ज के लिए इसको नहीं लिखना है, सॉरी, कभी भी अपन को यहां पर जो साइन दे रखा है उस साइन को नहीं लिखना है, केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। यानी कि ये जो अपन ने k क्यू अपन r स्क्वायर देखा था, इसमें ये q में केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, कभी भी प्लस या माइनस यूज मत करना, ठीक है। अब देखना, इस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड q और r दोनों पे डिपेंड करता है। क्या इन चारों के लिए q और r बराबर है? बराबर है। यानी कि क्या E1 E2 E3 E4 बराबर हो जाएंगे? यस सर, बराबर हो जाएंगे। तो अब समझना, बराबर हो जाएंगे तो मैग्नीट्यूड बराबर है। अब अपन को क्या देखना है? डायरेक्शन। डायरेक्शन देखनी है तो एक अलग कलर का पेन लेता हूं मैं, अद्भुत। अब इसके कारण, जो प्लस क्यू के कारण इसकी डायरेक्शन है वो क्या अवे होगी इस पॉइंट से? यस सर, यहां होगा E1, यहां होगा क्या E2, यहां हो जाएगा क्या E3 और यहां हो जाएगा क्या E4। अब ये इनकी डायरेक्शन आ गई। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, क्या E1 से E3 को और E4 से E2 को मैं कैंसिल कर सकता हूं? यस सर। तो क्या सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया? यस सर। क्या बात समझ में आई? अब देखना दूसरा सवाल जो अपन ने किया था, ये वापस मैंने क्या बना दिया? एक स्क्वायर, यहां बना दिया प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू। अब सुनना, क्या अभी भी E1 का मैग्नीट्यूड, E2 के मैग्नीट्यूड और E3 का मैग्नीट्यूड और E4 का मैग्नीट्यूड, क्या अभी भी चारों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं? यस सर। क्यों? क्योंकि सर हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो k क्यू अपन r स्क्वायर लिखते हैं, जिसमें r और q का केवल अपन को मैग्नीट्यूड यूज करना होता है, साइन यूज नहीं करना होता है। और यहां केवल चारों चार्ज का साइन चेंज हुआ है, अभी भी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? सेम है। तो क्या अभी भी इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा? यस सर, सेम होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब देखना, इस Q1 के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहां होगा? यस सर। इसके कारण पॉजिटिव से तो अवे रहता है, पर क्या नेगेटिव से पास में जाता हुआ रहता है? यस सर। तो ये क्या हो गया? E2 हो गया। मैं E1 E2 नहीं लिखूंगा दोस्त, मैं E लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सब बराबर है भाई। E1 E2 क्यों लिखूं? मैं केवल E लिखूंगा। तो देखना भाई, इस पॉइंट पर एक E तो यहां हो गया, ठीक है। अब इसके कारण E क्या इस साइड होगा? यस। क्या इसके कारण भी E फिर से यहां होगा? यस सर, E। क्या इसके कारण फिर E जो है, सॉरी, क्या इसके कारण भी E जो है वो यहां पर होगा? यस सर। तो सेंटर पर क्या कुछ ऐसा बन गया, इधर और इधर, यहां E और E प्लस होकर क्या हो गया? 2E, और यहां भी क्या हो गया? 2E। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा। क्यों? ये बना के देख लो, ये टोटल कितना है? 360, जिसको 4 में डिवाइड करना दिया, कितना हो गया? 90 डिग्री। अब एंगल तक भी तुमको निकालना सिखा रहे हैं हम नीट के 2 महीने पहले। अब ये 2E और बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो क्या E नेट, जब बीच में 90 डिग्री एंगल होता है तो √2E के बराबर हो जाएगा। और यहां E किसके बराबर है? 2E के बराबर है। तो क्या 2√2E आंसर आ गया अपना? यस सर। क्या बात क्लियर है? क्लियर है। तो हमें किसी भी सिमेट्री के लिए सेंटर पर जीरो होता है, इस डेफिनेशनों को नहीं रखना है, हमें कंसेप्ट को समझना है कि कैसे हम निकालते हैं। तो हमें बाकायदा दोनों के सभी जितने भी क्यू हैं उनकी डायरेक्शन बनाएंगे और ये देखेंगे कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं। अब देखना,
एक और जादू दिखाता हूं। क्या जादू दिखा रहे हो सर? फिर एक बार मैंने बना दिया क्या, वही, इसके तो पीछे ही पड़ गए हो आप। अब मैंने लिख दिया यहां प्लस क्यू, यहां लिख दिया -2q, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया प्लस क्यू और यहां भी मैंने लिख दिया प्लस क्यू और यहां मैंने लिख दिया -q। अब देखना क्या अब E1 E2 E3 बराबर है? नहीं है। तो मतलब इनके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी KQ/R² है, क्या इसके कारण 2KQ/R² होगी? यस सर। तो अगर मैं इसको E बोल देता हूं, क्या ये 2E के बराबर है? यस सर। तो अब कैसे निकालेंगे? इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E यहां पर, इसके कारण आ जाएगा यहां पर कितना E, तो इस E से E ये E तो कैंसिल हो गया। अब इस -2E के कारण कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 2E। अब इस -q के कारण क्या हो जाएगा? यहां पर कितना E, यहां पर 2E है, यहां पर E है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। ये कुछ ऐसा है भाई, यहां पर 2E और यहां पर E, तो नेट कितना आ जाएगा? तो नेट आ जाएगा 2E - E, तो कितना आ जाएगा? E आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप जो भी चार्ज दे रखे हो इसका निकाल सकते हैं, और इस टाइप के सवाल रिपीटेडली आपको नेशनल एलिजिबिलिटी के एंट्रेंस टेस्ट नीट के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। देखो भाई ये लेक्चर अब बेसिक आपको बनाने क्लियर, इसलिए लंबा हो सकता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जहां भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो वहां कैसा होगा? सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। सतत आवेश वितरण मतलब पहले केवल हमें एक पॉइंट की बात कर रहे थे, अब बोल रहे पूरा कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पूरे में एक चार्ज है। तो अब कैसे निकालेंगे? देखना, जैसे कि ये एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी से अपन निकालेंगे। जैसे कि कोई रोड की बात करें या फिर रोप की बात करें, कोई एक रस्सी है जिसके ऊपर पूरा है, केवल उसका एक डायमेंशन डिफाइंड है, केवल लेंथ अकेली डिफाइंड है, तो उसके लिए अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको क्या कहते हैं? लेमड़ा। और लेमड़ा की मान क्या होता है? Q/L। अगर दो डिफाइन है मतलब दो डायमेंशन डिफाइन है या फिर एरिया डिफाइंड है, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं? सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? Q/A। अब 3D का कोई ऑब्जेक्ट है जिसके लिए वॉल्यूम डिफाइंड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना होता है? ρ इक्वल्स टू Q/V। क्या बात क्लियर है? यस सर। ये समझाना क्या जरूरत था? क्योंकि अब अपन 1D 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट के लिए लिखना सीखेंगे। क्या लिखना सीखेंगे? क्या लिखना सीखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखेंगे। जैसे कि यहां आ गई एक चाप यानी कि मैं समझाता हूं क्या होता है चाप। अगर कोई एक वायर है जिसको मोड़ दिया आपने, ये एक छोटा सा वायर है जिसको आपने मोड़ दिया, तो इस मुड़े हुए वायर या फिर इस चाप या इस आर्क के कारण जो इसका सेंटर है, उस सेंटर पर, इस सेंटर पर को P पॉइंट बोल देता हूं, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये अपन को निकालना है। सबसे पहले अपन क्या सीखते हैं? डायरेक्शन निकालना। अगर इस पूरे के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये प्लस क्यू का बना हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा। अगर ये पूरा माइनस क्यू का बना हुआ है, अगर ये पूरा माइनस क्यू का बना हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। क्या डायरेक्शन क्लियर है? यस सर। और मैग्नीट्यूड जो है वो अपन को याद रखना है कि कितना होता है। ये कभी ये याद नहीं रखे, जब भी डेंसिटी वाले की बात हो तो आप सीधा लेमड़ा रो या सिग्मा जिसमें आ रहा वही फॉर्मूला याद रखें, और वो फॉर्मूला है 2K λ/R sin α/2। सुनना भाई क्या कैसे आया, वापस पीछे चलते थोड़ा सा। ये अपनी चाप है, इसके ऊपर रो चार्ज डेंसिटी है, लेमड़ा चार्ज डेंसिटी है, जिसको मैं Q/L लिख सकता हूं, इसकी लेंथ ओपन ये, ठीक है। और ये जो एंगल है वो कितना है? अल्फा है। अब मान लिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई E। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा? E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2K λ/R sin α/2। अल्फा टोटल एंगल है उसका बाय 2 करना है, और 2K sin λ/2। ये देखो 2K λ/R sin α/2, ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रहना चाहिए। क्या पूछा जा सकता है? यस सर, पूछा जा सकता है। फॉर सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, ये अपन बाद में करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, अभी गॉस लॉ पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। ये देखना अब, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यानी कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो समझना भाई, ई एक्सिस पर, इसका जो ये एक्सिस है, उस एक्सिस पर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो कितना होगा? GM, ये ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला लिख दिया यहां पर। टाइप राइटर भाई साहब ने थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं कोई गलती नहीं की, ये ग्रेविटेशन के लिए लिखा है।
ये क्यों लिखा है वो समझना भाई, ये ग्रेविटेशन के लिखा है, क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम रहते हैं। यहां अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो समझना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पर, देखो ये रिंग कैसे रखी हुई है, ऐसे ऐसे रखी हुई है, ठीक है। उस रिंग के कारण एक डिस्टेंस p उस जो उसके एक्सिस पर है, जिससे उसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी रेडियस r है और ये डिस्टेंस कितनी है, x है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ध्यान रखना KQ x/x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। एक बार मैं फिर से दोबारा आपको खुद बना के बता देता हूं। ये अपनी कोई रिंग है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज Q है, इसकी जो रेडियस है वो r है, ये ऐसे रखी हुई है रिंग, ठीक है, ऐसे, और इससे x डिस्टेंस पर, इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर p पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है दोस्त, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ x/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। क्या ये होगा, यस सर ये होगा। और यहां पर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर ये प्लस है तो सीधी सी बात है इससे अवे होगा, और अगर माइनस है तो इसके पास होगा। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस ग्राफ को भी आपको अच्छे से समझना है। समझना भाई, ये जो अपनी रिंग थी, इस रिंग से ये r इसकी रेडियस है, x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कब बढ़ता है और कब घटता है समझना। जैसे जैसे आप x डिस्टेंस में जाएंगे, वैसे वैसे यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ता है, पर एक समय तक बढ़ता है। कब समय तक बढ़ता है, जब x इक्वल्स टू √r/2, वही है ना, सॉरी x इक्वल्स टू r/√2, x इक्वल्स टू r/√2 डिस्टेंस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रखें। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है फिर कम होता है, ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। और कब मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर होता है, r/√2 डिस्टेंस पर होता है। ये बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अब ये वो फोर्स वाला जो मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई रख देंगे तो F इक्वल्स टू Q से निकाल देंगे, ये पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। थ्योरेटिकल टॉपिक के पर क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है, समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइंस कर्व ड्रॉ इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम अलोंग विच ए फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इन अलाउड टू डू द टेंजेंट ड्रॉ एंड फील्ड लाइन एट पॉइंट गिव टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखो मैं एनसीईआरटी के जितने पॉइंट हैं वो आपके सामने यहां लेके आ गया हूं, पर ये पूरी थ्योरेटिकल चीज अपन इसमें और बहुत चीजें पढ़नी है। मेरा टारगेट रहता है भाई कि एक टॉपिक को अपन 30 से 35 मिनट में मैक्सिमम खत्म कर दे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पूरे को अगर अपन कवर करना चाहे तो ऐसी थ्योरेटिकल चीजों के पीछे अपन समय ना बर्बाद करें तो अच्छा रहेगा। ये बहुत बेसिक चीजें जो आप 11-12 में पढ़ लेते हैं, तो इसको मैं छोड़कर अभी आगे बढ़ रहा हूं। अपन गॉस लॉ पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और समझने वाली चीज है। क्या है, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज कर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो डेरिवेशन बहुत बड़ा होता है। गॉस लॉ के लिए जो अपन थ्योरम यूज करते हैं वो थ्योरम भी बहुत बड़ी होती है, पर अपन को गॉस लॉ को यूज कर जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट के लिए अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आना चाहिए। तो आपके सामने पेश है पहला ऑब्जेक्ट, एक तार है जो इनफाइनाइट तक है, ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो उस इनफाइनाइट तार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अगर किसी को आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा मैं यार, बोल बोल के थक गया, पानी पी लेता हूं। चलिए भाई, अब गॉस लॉ क्या कहता है वो समझना भाई। गॉस लॉ होता क्या वो समझना। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक तार है, ठीक है, तो इसका कहना यह है कि इस 3D ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले आपको एक क्लोज सरफेस बनानी होगी, बंद पृष्ठ बनाना होगा। उस बंद पृष्ठ से आप निकाल सकते हैं यूं करके, इसकी पूरी थ्योरम है, वो थ्योरम अपन को नहीं पढ़नी है, बट उस थ्योरम का एप्लीकेशन जो है वो अपन पढ़ते हैं। जिसका पहला एप्लीकेशन है कि एक तार है ऐसा, जिसके ऊपर चार्ज है कोई न कोई, और चार्ज तार के लिए अपन चार्ज नहीं बोलते, चार्ज डेंसिटी क्या बोलते हैं, लेमड़ा, और ऊपर भी वो उसकी लेंथ इनफाइनाइट है और नीचे भी इसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट है, और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है
वहां पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन तो ऐसी आएगी और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो बहुत ही आसान सी बात है, ये आपको याद रखना है 2k लैम्बडा ओपन आर। कितना आएगा 2k लैम्बडा ओपन आर। तो इनफाइनाइट वायर के कारण ये इतना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब शीट के लिए पूछ ले तो शीट के लिए आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये अपनी शीट है पूरी, ऐसी शीट है, इसके ऊपर प्लस सिग्मा चार्ज है। देखो शीट के लिए एरिया डिफाइन होता है तो अपन ने सिग्मा लिखा, वो तार के लिए अपन ने रो लिखा था। तो इससे डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, शीट के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। आप जिस भी पॉइंट पर निकालना चाहें निकाल सकते हैं, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंटेनिंग स्फीयर। अब स्फीयर के लिए देखते हैं, सॉलिड और होलो स्फीयर के लिए, तो ध्यान रखना ऑल चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी कि कोई भी कंडक्टर हो तो कंडक्टर के लिए उसका जो टोटल चार्ज होता है वो कहां होता है, सरफेस पर होता है। तो जैसे कि अपन सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉरी होलो स्फीयर के लिए निकाल सकते हैं। अब स्फीयर में दो होते हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूं स्फीयर की कंडीशन। स्फीयर जो होता है, क्या हुआ भाई, हाँ स्फीयर जो होता है वो दो होते हैं, ठीक है, सॉलिड और दूसरा होता है होलो। अब मेरी बात सुनना, कई बार क्वेश्चन में बोला होगा कि कंडक्टर है, जो स्फीयर है वो कंडक्टर है या फिर नॉन कंडक्टर है। अगर नॉन कंडक्टर है तो उसका जो चार्ज है वो पूरे में फैला होगा, ठीक है, पूरे स्फीयर में होगा। बट अगर कंडक्टर है तो उसका जो चार्ज है वो केवल उसकी सरफेस पर होगा। कहां होगा, केवल उसकी सरफेस पर। तो कंडक्टर किसकी तरह वर्क करता है, होलो स्फीयर की तरह, और नॉन कंडक्टर किसकी तरह वर्क करता है, सॉलिड स्फीयर की तरह। अब देखते हैं अपन इनके लिए निकालना। अब इनके लिए भी तीन जगह पे निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई स्फीयर है तो उसके लिए तीन अलग अलग जगह पर निकालना होगा अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला इनसाइड द स्फीयर, दूसरा इसकी सरफेस पर, और तीसरा आउटसाइड। तो ये तीनों जगह अपन को अलग अलग निकालना। पहले इनसाइड, अंदर, यानी कि किसी भी स्फीयर के अंदर अगर आपको निकालना है तो कंडक्टर के लिए तो भाई क्या होगा, पूरा चार्ज है वो तो बाहर होगा। अब कंडक्टर के लिए चार्ज बाहर होगा और अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट समझना, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज आपको समझाना चाहता हूं पर समय की कमी है। आउटसाइड, अगर आउटसाइड निकालना है तो जैसे अपन पॉइंट चार्ज के लिए निकालते थे वैसे ही निकालना है, K Q ओपन R स्क्वायर। अब केवल मैं ये समझा रहा हूं कि आपको याद कैसे रखना है, बाकी समझा तो नहीं सकते, बट एक स्लाइड में मैं पूरा बताना चाहूंगा कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए कैसे निकालते हैं या फिर होलो के लिए कैसे निकालते हैं। तो ये है अपना एक स्फीयर, ठीक है, इसके ऊपर पूरा चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पर है, ठीक है, कहां पे है, सरफेस पे। अब अपन को 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला कहां निकालना है, पहला इसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इसकी सरफेस पर, ये दूसरा हो गया, और तीसरा इससे R डिस्टेंस बाहर, इससे R डिस्टेंस बाहर, आउटसाइड। इन 3 पर निकालना है। तो पहला E1 जो होगा वो तो कितना होगा, 0, क्योंकि चार्ज जो पूरा है वो सरफेस पे है और अंदर कुछ नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दूसरा अगर आपको सरफेस पे निकालना है तो बहुत आसान सी बात है, K Q ओपन R स्क्वायर। जो पॉइंट चार्ज के लिए था वही ध्यान रखें। R क्या है, कैपिटल R जो है वो इसकी रेडियस है और स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस है। और R3 आउटसाइड अगर आपको निकालना है तो K Q ओपन R स्क्वायर। यहां कौन सा R लेंगे, स्मॉल r लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम क्या सीखे सर, हम एक चीज सीखे, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो इसका ग्राफ अक्सर पूछा जाता है, कैसे बनाएंगे समझना। ये है इसका सेंटर, तो सेंटर, और ये है इसकी सरफेस, सरफेस यानी कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R। जहां स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है वो क्या है, ये पॉइंट सरफेस है। तो सेंटर से सरफेस तक आए, जब तक सेंटर से सरफेस तक आए, क्या तब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, नहीं था। तो तब तक तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। क्या मैं ऐसा बना दूं, 0। उसके बाद जैसे ही आप यहां आए तो देखना ये है डिस्टेंस R। अब जैसे जैसे अपन बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यस सर कम होगा। यानी कि डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। यानी कि मैक्सिमम कहां पर है, मैक्सिमम इसकी सरफेस पर। कैसे, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, फिर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया K Q ओपन कैपिटल R स्क्वायर, फिर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है K Q ओपन स्मॉल r स्क्वायर। और स्मॉल r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। बात ध्यान रखना, सेंटर से डिस्टेंस है। अब सेंटर से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां से यहां तक तो 0 था, फिर यहां मैक्सिमम था और फिर वापस कम होगा।
तो यहां पर मैक्सिमम था, और मैक्सिमम कितना था, के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर, और यहां से यहां जाने पर कम होगा। तो क्या इसका ग्राफ ऐसा बनेगा? क्या बात क्लियर है? वही चीज यहां लिखी हुई है। इनसाइड तो ई जीरो था, यहां जीरो, उसके बाद यहां जो था वो मैक्सिमम था, और आउटसाइड में आर स्क्वायर के इनवर्स में कम होता है। अब बात करते हैं नॉन कंडक्टर की, या फिर ऐसा जो कि सॉलिड हो। सॉलिड के लिए अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर और सरफेस पर सेम होगा, केवल अंदर जो है वो चेंज होगा। देखो बाहर तो के क्यू अपन आर स्क्वायर ही है, अब अंदर केवल चेंज होगा, तो अंदर कितना होगा, तो उसके लिए अपन निकालते हैं रो इक्वल्स टू, सुनना, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रो स्मॉल आर ओपन 3 एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल आर क्या है? सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस, अंदर जो पॉइंट अपन निकालना चाहते हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस। रो क्या है? चार्ज डेंसिटी, और रो को अपन क्या लिखते हैं? क्यू इनसाइड ओपन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ओपन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो कैसे निकाला अपन ने? अपन ने निकाला सर ई इनसाइड इक्वल्स टू रो आर ओपन। रो आर ओपन मैंने क्या लिख दिया? रो आर ओपन लिख दिया मैंने 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर अपन रो कैसे निकालते हैं? रो इक्वल्स टू होता है सर क्यू इनसाइड टोटल क्यू ओपन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 3/4 पाई आर क्यूब। क्या इससे निकालते हैं? यस सर। क्या इससे अपना जो ये फॉर्मूला था क्या वो सेटिस्फाई हो गया? यस सर। अब देखना आगे, अब जब इस पूरे को सॉल्व कर अपन आंसर निकालते हैं तो जो अंदर आता है वो कितना आता है? इनसाइड के क्यू आर ओपन आर क्यूब। कितना आता है? के क्यू आर ओपन आर क्यूब। ये स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस जहां पर आप निकालना चाहते हैं, और कैपिटल आर क्या है? इसकी रेडियस। तो अब इसके लिए अगर ग्राफ बनाना चाहे तो समझना, अंदर आई इनसाइड कितना था? के क्यू आर ओपन आर क्यूब। सरफेस पर सेम रहेगा, कितना रहेगा? के क्यू ओपन आर स्क्वायर। और आउटसाइड कितना रहेगा? के क्यू ओपन स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां तो केस सिनेरियो सेम है, बट क्या यहां पर केस सिनेरियो अलग है? यस सर, क्योंकि यहां ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बोला मैं? यहां पर सर जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के, स्क्वायर नहीं सॉरी आर के। अगर आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे ई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट पर आकर वो क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। कहां मैक्सिमम हो गया? सरफेस पर मैक्सिमम हो गया। और फिर जैसे जैसे आर बढ़ रहा है क्या ई कम हो रहा है? यस सर। तो इसका अगर आपको ग्राफ पूछ लिया जाए नॉन कंडक्टर के लिए या फिर सॉलिड स्फीयर के लिए, तो पहले तो ई बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और कहां मैक्सिमम हो जाएगा? जहां स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, और फिर कम हो जाएगा। सर यहां तो आपने सीधी लाइन खींची और यहां ऐसे गोला बनाते हुए, क्यों? क्योंकि यहां जो था वो ई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जबकि यहां क्या है? इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां हाइपरबोला बनेगा, वहां स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बात क्लियर है? यहां पर पूरा सार जो है वो हमने लिख दिया है। क्या लिखा है देखना भाई। होलो स्फीयर के लिए कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, अगर होलो स्फीयर है तो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। और सॉलिड अगर कंडक्टिंग और मेटेलिक है तो उसके लिए वही फॉर्मूले जो अपन ने बोला कि इनसाइड क्या होता है? जीरो होता है, और नॉन कंडक्टिंग का ये बता दिया, ठीक है। सब बातें मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं अपन किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इस बात को समझेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आपको आजकल अक्सर नीट के एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल अपन पढ़ेंगे, और मेनली अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपन ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो देखना भाई क्या दे रखा है भाई, यहां पर पहले तो एक डेफिनेशन दे रखी है कि क्या होता है। तो लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। अब क्या मतलब है इसका ये समझना, ठीक है, क्या मतलब है इसका ये समझना, उसके बाद अपन यहां जो लिखा है उसको क्लियर करेंगे। तो यहां पर एक बात लिखी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है दो चार्ज का सिस्टम जिसमें एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल कब बनता है? इलेक्ट्रिक डायपोल तब बनता है दोस्त जब मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो सेम रहे, बट उनकी जो साइन है वो अलग अलग रहे, उनका जो व्यवहार है वो अलग अलग रहे। यानी कि मैग्नीट्यूड इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है, पर एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। और जब दो सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट साइन वाले चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस आर पर रखा जाता है
ध्यान रखना दोस्त, ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। स्मॉल डिस्टेंस r पर रखा जाता है और ये जो सिस्टम बनता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, डायपोल बोल देते हैं। डायपोल से क्लियर है, दो पोल होने चाहिए, एक पोल है प्लस का, एक है माइनस का। तो सीधी सी बात है, डायपोल क्या होता है वो बात आपके पास क्लियर हो गई होगी। अब इस हर डायपोल का कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट होता है, तो उस डायपोल मूवमेंट को कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। तो बहुत आसान सी बात है दोस्त, देखिएगा एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लिया मैंने r है, तो डायपोल मूवमेंट निकालना हो p, ध्यान रखना फिर से कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको जैसे ही आप लिख देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है दोस्त, आपके पास आ जाता है डायपोल मूवमेंट। ठीक है, डायपोल मूवमेंट आ जाता है। वही चीज यहां भी लिखी गई, यहां मैंने डिस्टेंस को क्या माना है, 2l माना है, l और l 2l माना है। तो यहां मैंने क्या लिख दिया डायपोल मूवमेंट के लिए, डायपोल मूवमेंट के लिए लिख दिया q इंटू 2l। अब बात आती है कि अगर ये सदिश राशि है सर तो मैग्नीट्यूड तो हम निकालना सीख गए, एक चार्ज इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, बट अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे रहेगी, तो डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। डायपोल में हमेशा एक नेगेटिव चार्ज भी देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिलेगा, तो उस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होती है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। तो वही चीज यहां भी लिखेगी। अब बात करें अगर मात्रक की या फिर यूनिट की, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, डायपोल मूवमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इंटू आर, क्यू आर होता है। तो क्यू का मात्रक क्या है, कूलम, आर का मात्रक क्या है, मीटर। तो ऐसा ही पद्धति में क्या हो गया, डायपोल मूवमेंट का मात्रक कूलम इंटू मीटर, और वही चीज क्या लिख रखी है, यहां लिख रखी है। तो आसान सी चीज है, क्या आपको बात क्लियर है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डायपोल मूवमेंट की बेसिक चीजें जो थी वो अपन ने देख लिया। अब देखते हैं कि डायपोल मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है तो समझना। केस नंबर 1 है ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। अब अपन ये जो केस है उनको एक एक करके देखे, उससे पहले मैं मेरा जो केस है वो तुमको दिखा देता हूं। एक स्लाइड में मैं तुमको क्लियर कर दूंगा कि डायपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है। क्या पेज को काला कर लिया जाए, कर लिया जाए सर। अब देखना, अपने पास है एक डायपोल, ये रहा प्लस क्यू और ये है माइनस, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। अब मैं मान रहा हूं कि इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ऐसा बना रहा हूं मैं इसको डायपोल को। अगर मैंने ऐसा डायपोल बनाया, इसका क्या मतलब है, इसका डायपोल मोमेंट तो P है, और इसका मतलब क्या है कि यहां नेगेटिव चार्ज है सर, यहां पॉजिटिव चार्ज है। अब इस डायपोल के कारण कोई न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक बात समझना, कोई भी एक चार्ज हो, हर चार्ज के कारण अपना कोई न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होता है। यहां दो चार्ज हैं, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है दो चार्ज का, जिसको अपन ने डायपोल कहा, तो उस डायपोल का भी कोई न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बात तो हमको समझ में आ गई, बट हमारे पास 3 केसेस है। पहला कि डायपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दूसरा केस है कि मैं आपको यही समझा देता हूं कि कैसे कैसे होगा। जैसे कि ये अपना डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट P है, तो पहला केस आ गया कि इस डायपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दूसरा, ये जो डायपोल है उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यहां पर डायपोल मोमेंट कितना होगा, E2, इसको मैंने बोल दिया E1, इसको बोल दिया E2। और एक तीसरा पॉइंट आ गया इन जनरल किसी भी पॉइंट पर, ना एक्सिस पर है ना इक्वेटोरियल पर है, इन जनरल किसी भी पॉइंट पर डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो ये 3 सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, ये और ये तो इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी अपन पढ़ेंगे, इन तीनों को पढ़ेंगे कि एक E1 कितना होगा, एक्सिस पर E2 कितना होगा, E3 कितना होगा। अब एक बात क्या आपको समझ में आ रही है, अगर मैं बात E1 की कर रहा हूं जो कि डायपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है, यानी कि इसके लिए डायपोल और इस पॉइंट के बीच का जो एंगल है थीटा, क्या वो 0 है, यस सर। क्या इसके लिए वो जो एंगल है क्या वो 90 डिग्री है, यस सर। क्या इसके लिए कोई एंगल डिफाइन किया जा सकता है, नहीं, ये तो कोई भी रैंडम पॉइंट है, तो इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। तो तीनों केसेस के लिए अपन पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट निकालना। सबसे पहले पढ़ रहे हैं किस पॉइंट के लिए, केस नंबर 1 क्या लिखा है, पढ़िए। केस नंबर 1 लिखा है ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, यानी कि डायपोल के एक्सिस पर अगर आपको डायपोल मोमेंट निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो ये है अपना डायपोल, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, और इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में P दे रखा है। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब समझना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो ये तो एक डिस्टेंस है कोई ना कोई, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूं, R प्लस एल। अभी मैं R प्लस एल और R माइनस एल इन सब चीजों को नहीं बात कर रहा हूं, मैं केवल इतना कह रहा हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तुमको याद रखना है 2kp/r³। ठीक है, कैसे निकाला उसका भी यहां फॉर्मूला दे रखा है। E2, इस चार्ज के कारण कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट होगा, इस चार्ज के कारण कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट होगा। केवल मैं समझा रहा हूं कि कैसे निकाला, अपन को वो याद नहीं रखना है, अपन को बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है। कैसे निकाला समझना,
किसी भी एक डायपोल के सॉरी किसी भी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अपन ने अभी अभी पढ़ा था के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो इस चार्ज के कारण कितना होगा, तो इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, इस चार्ज की डिस्टेंस आर माइनस एल दे रखी है। तो E2 मैंने लिख दिया के क्यू ओपन आर माइनस एल का स्क्वायर और E1 लिख दिया के क्यू ओपन आर माइनस एल का स्क्वायर। और जब नेट निकाला तो इस टाइप से अपने पास नेट आ गया। अपन को कैसे आया वो याद नहीं रखना, अपन को क्या याद रखना है कि लास्ट जो फाइनल अपना कंक्लूजन है वो क्या रहेगा। तो समझना भाई क्या रहेगा वो। अब ये डिस्टेंस एल और आर क्या क्या है वो भी समझ लो तुम एक बार। डिस्टेंस एल और आर क्या क्या है, ये अपना प्लस क्यू था, सॉरी ये अपना माइनस क्यू था और यहां पर था अपना प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां पर बोली गई है 2L है, ठीक है। कितनी बोली गई है 2L है। और एक पॉइंट है यहां पर, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर अपन को डायपोल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले निकालते हैं। देखना इस प्लस क्यू के कारण इधर कोई टेस्ट चार्ज रखूं तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपल करेगा। तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहां होगा और इसके कारण जो E2 है वो यहां होगा। दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जिससे डिस्टेंस कम होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इससे डिस्टेंस कम है, क्या E1 ज्यादा होगा, यस सर E1 ज्यादा होगा। यानी कि नेट जो डायरेक्शन है क्या वो इस तरीके की आएगी, यस सर। तो नेट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन को मिल गई। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो हमने इस पॉइंट चार्ज के कारण निकाला, फिर इसके कारण निकाला, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो अपन ने माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ऐसा आ गया कुछ 2kpr ओपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट क्या ये इंपॉर्टेंट है, नो सर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सर कि डायपोल मोमेंट जो होता है उस डायपोल मोमेंट के लिए कोई भी एक डायपोल है उस डायपोल के दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या रहती है, बहुत कम रहती है। तो ये डिस्टेंस तुमको दिखने में ज्यादा दिख रही होगी बट ये जो 2L डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। किस डिस्टेंस से, इसकी डिस्टेंस ये जो R है उस डिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा कम है। तो अपन इस डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, जीरो के बराबर मान लेते हैं, इस R को जीरो के बराबर मान लेते हैं, L को सॉरी। तो अपने पास फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आ जाता है वो आता है 2kp ओपन R क्यूब। क्या बात क्लियर है, 2kp ओपन R क्यूब कहां से आया, एक बार मैं फिर से पूरी जो कहानी है उसको आपके सामने मैं क्लियर कर दूंगा। एक बार देख लो क्या चीजें क्लियर हैं कि कैसे आया था। दो अलग अलग चार्ज थे, दोनों के लिए अपन ने अलग अलग निकाला। E1 ज्यादा वो था इफेक्टिव प्लस क्यू के कारण तो उसको जोड़ दिया अपन ने, वो नेट डायरेक्शन हो गई। अब देखना मेरी बात, अब मेरी बात सुनना। अब अपन को एक काम करना होगा क्या कि सर आप हमें समराइज करके बता दो, ये तो पूरी कहानी थी। तो सुन मेरी बात भाई, ये है अपना डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट है P, ठीक है। यहां है एक चार्ज प्लस सॉरी यहां है अपने पास एक चार्ज माइनस क्यू और यहां है अपने पास एक चार्ज प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L या फिर कुछ भी मान लेते हैं अपन, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इन दोनों डायपोल का जो सेंटर है वहां से लेकर वो पॉइंट जहां पर, इस पॉइंट को मैंने मान दिया O, जिस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, R डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो डायरेक्शन तो क्लियर है सर, डायरेक्शन कैसी होगी, इस साइड होगी। क्यों, क्योंकि ये प्लस क्यू ज्यादा प्रभावी है। और कितना होगा, तो E इक्वल्स टू आपको याद रखना है 2kp ओपन R क्यूब। R क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस डायपोल मोमेंट के बीच वाले पॉइंट से। P क्या है, डायपोल मोमेंट। क्या P अपन निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर, P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L। क्या बात क्लियर है कि डायपोल मोमेंट के लिए कैसे निकालेंगे, क्या चीज समझ में आ गई कि एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उस एक्सिस पर जो पॉइंट है उसके लिए डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा हूं केस नंबर 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहां भी बहुत बड़ा डेरिवेशन दे रखा है जो अपने लिए काम का नहीं है, जो अपने लिए काम का बिल्कुल नहीं है। तो सर आप एक काम करो, सस्ते में समझा दो हमको, सस्ते में समझा देते। आइए सस्ते में समझा देते। इस पेज को क्या हो गया, क्या पता बार बार सफेद हो रहा है ये पेज, ठीक है कोई बात नहीं, अपन सस्ते में समझा देते हैं। ये था अपना डायपोल, यहां था माइनस क्यू, यहां था प्लस क्यू। इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब है यहां एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ध्यान रखना वहां पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट के साथ थी। यहां पर डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन उससे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन थी। ये था ई एक्सियल, ये है ई इक्वेटोरियल। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी ऐसी थी, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी थी। बट इक्वेटोरियल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सॉरी डायपोल की डायरेक्शन ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट उल्टी होगी। क्या डायरेक्शन का मामला क्लियर है, यस सर। तो यहां पर अपन ने क्या लिखा था, यहां पर लिखा था 2kp ओपन R क्यूब। क्या ये लिखा था, तो यहां क्या हो जाएगा सर, यहां हो जाएगा kp ओपन
आर क्यूब, केवल केपी ओपन आर क्यूब अपन को लिखना है। क्या बात क्लियर है? एक बार फिर देखना, मेरी बात समझना। ये है अपना डायपोल, ठीक है। इतनी बार समझाऊंगा कि तुम भूल ही नहीं पाओगे चाह के भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस 2l है, हमको मतलब नहीं है। यहां बीच वाले पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है, क्या वो डिस्टेंस r है? यस सर। इस पॉइंट पर, एक्सिस पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्शन तो डायपोल की डायरेक्शन के साथ होगी, और वो जो E होगा वो कितना होगा? 2kp ओपन आर क्यूब। क्या बात क्लियर है? यस सर। अब बात करें अगर इक्वेटोरियल पोजीशन की और r डिस्टेंस की बात करें, तो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो kp ओपन आर क्यूब। अब अगर मैं इसको एक साथ लिखना चाहूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं? सुनना भाई, E एक्सियल इक्वल्स टू 2kp ओपन आर क्यूब, क्या सॉरी आर क्यूब। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। दूसरा, E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2kp, सॉरी, E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू ओनली kp ओपन आर क्यूब, बट वो kp कैसा होगा? माइनस में होगा। क्यों माइनस में हो गया? क्योंकि जस्ट जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ये जो स्लाइड है इसी से क्वेश्चन आने की मैक्सिमम संभावना है। और इससे बात एक और हमें समझ में आती है सर कि E एक्सियल और अगर E इक्वेटोरियल का मैं रिलेशन लिखना चाहूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि ये इसका 2 गुना होता है मैग्नीट्यूड के केस में। और अगर आप डायरेक्शन को भी लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस लगा के। कैसे? E एक्सियल इक्वल्स टू माइनस 2E इक्वेटोरियल। E इक्वेटोरियल का जस्ट 2 गुना और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है क्या? E एक्सियल। क्या बात क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों केस थे वो वाले जो अपन ने पढ़े। अब एक तीसरा रैंडम पॉइंट आता है कि अगर आपको यहां देख लो, ये लिख रहा है कि समरी में, तो एक्सियल के लिए 2kp ओपन आर क्यूब, इक्वेटोरियल के लिए माइनस kp ओपन आर क्यूब। ये दोनों बातें अभी अपन ने पढ़ी। अब किसी एक रैंडम पॉइंट पर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो भी सीख लेते हैं अपन, कि किसी रैंडम पॉइंट पर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। उससे पहले आप एक बार इस स्लाइड को देख लीजिए कि ये स्लाइड क्या आपकी क्लियर है या नहीं। अब कैसे निकालेंगे किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर, तो समझना भाई। अपन ने देखा एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर कितना होता है। अब अगर इस पे निकालना है तो इसके लिए आपको सीधा, नॉट इंपॉर्टेंट बट सीधा साहब एक फॉर्मूला ध्यान रखना, E इक्वल्स टू होता है क्या? kp ओपन आर क्यूब रूट 3 cos थीटा प्लस 1। अब ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे छोड़ सकते हैं, बट एक्सिस और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसके सारे ही चीजें अपन ने कवर कर लिया। हर ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए निकालना, ग्राफ, व्राफ, इलेक्ट्रिक डायपोल, हर चीज अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़कर खत्म कर ली है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हम अपन मे बी अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, तो अपन शुरू करते हैं। जो अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर क्या कहते हैं इसको भाई दोस्त हिंदी में? विभव, विद्युत विभव। विद्युत विभव निकालना भी सीखेंगे, विद्युत विभवांतर निकालना भी सीखेंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भी सीखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके बाद ये जो पोटेंशियल V है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से आपको नीट में सवाल जरूर 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 देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विभवांतर है, विभवांतर को बाद में देखेंगे, जब विभव पढ़ेंगे तभी तो विभव का अंतर पढ़ेंगे। विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो समझिएगा दोस्त, पहले अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था? यस सर। तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं। हम बोल रहे हैं सर पॉइंट चार्ज के लिए, लाल कलर दिख रहा है सही से, या फिर कलर बदल लिया जाए? सर बदल लो, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी? यस सर पढ़ी थी। अगर कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है तो इससे r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता था? सर क्या kq ओपन r स्क्वायर होता था? यस सर। क्या ये बात हमको याद है? यस सर। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? पोटेंशियल की। क्या हम पोटेंशियल निकालना भी सीख सकते हैं? यस सर। ये कोई चार्ज है जिसको मैंने बोल दिया प्लस क्यू, इससे डिस्टेंस r पर मुझे कोई पॉइंट p है, क्या वहां मुझे विभव लिखना है? क्या मैं विभव लिख सकता हूं? यस सर। क्या लिख सकता हूं? के क्यू ओपन आर। वहां क्या लिखा था? के क्यू ओपन आर स्क्वायर। यहां क्या लिखूंगा? के क्यू ओपन आर। केवल एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वहां आर स्क्वायर था, यहां आर है, इसके अलावा अपने को
कोई डिफरेंस नहीं लिखना है, ठीक है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है पॉइंट चार्ज के लिए? यस सर। अब एक बात और समझना मित्र, एक बात और समझना, अपन जब भी बात करते थे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एक बात समझते थे सर कि ये अगर प्लस क्यू है तो इससे इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालते थे, जिस पॉइंट पर निकालनी है वहां एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू एज्यूम कर लो। अब इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट पर रिपल्सन फोर्स लगेगा तो यही क्या हो जाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती थी। वैसे ही सर अगर विभव की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये प्लस क्यू है और इस पॉइंट पर पी पर अगर पोटेंशियल की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो याद रखना मित्र, बार बार बोल रहा हूं, तुम फिर गलती करोगे, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कैसी राशि थी, सदिश राशि थी, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि विभव की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो क्या एक बात और समझ सकते हैं अपन, एक बात समझना, मैं यहां ऊपर बात कर रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अपन ने देखा था सर कुछ इस टाइप की जो ज्योमेट्री थी, अगर यहां प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू होता तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होता, इसके कारण यहां होता, इसके कारण यहां, इसके कारण यहां, तो चारों की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट रहती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आता था अपने पास क्या वो जीरो आता था? यस सर। वहीं अगर मैं बात पोटेंशियल की करूं दोस्त, अगर मैं वही बात पोटेंशियल की करूं जहां मैंने चार चार्ज फिर से ले लिए हैं, सेम सेटअप है अपना और इस सेंटर पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या यहां पर पोटेंशियल जीरो होगा? नहीं होगा दोस्त। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सदिश राशि थी, डायरेक्शन थी, तो आपस में कैंसल आउट कर रहे थे, यहां कैंसल आउट नहीं होगा। इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, चारों के विभव जुड़ जाएंगे। तो यहां एक बात तो सही है सर कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो सेम होगा? यस सर, क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज जो है वो सेम है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि वी नेट जो होगा, वी नेट जो होगा वो 4 टाइम V1 के बराबर होगा, 4 गुना होगा। चारों को सीधा जोड़ना है अपन को, डायरेक्शन नहीं निकालनी है, मैग्नीट्यूड सीधा जोड़ना है। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। वही चीजें यहां लिखी गई थी, क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और पोटेंशियल निकालना है तो क्या होगा, V इक्वल्स टू के क्यू अपन आर होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए वो विभव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होता है। मतलब अगर एक बात और समझना भाई, जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर होती है, वेक्टर होती है, तो उसका कोई भी फॉर्मूला हो, फॉर्मूला जो होता है उसमें अपन साइन का यूज नहीं करते, साइन का यूज नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? यस सर। तो इसके लिए हम के क्यू अपन आर स्क्वायर लिखते थे, जहां क्यू के लिए अपन साइन यूज नहीं करते थे, केवल उसका मैग्नीट्यूड यूज करते थे। बट वहीं अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, राइटिंग थोड़ी सी आज खराब आ रही है यार, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला होगा उसमें साइन का यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है तो अपन को साइन से बताना पड़ेगा कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है चार्ज की। देखो यहां डायरेक्शन थी तो चार्ज की प्रॉपर्टी अपन डायरेक्शन से बता रहे थे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहां डायरेक्शन नहीं है तो अपन को साइन से बताना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं क्या, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है दोस्त, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके लिए के क्यू अपन आर होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, के माइनस क्यू अपन आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां अपन को ये यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। क्या आगे बढ़े? यस सर बढ़िए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। अब वहां तो अपन क्या करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखना मैं दोनों जगह कंपैरिजन करूंगा ताकि रिवीजन हो जाए आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। यहां क्या करते थे, जैसे कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, और एक पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट में क्या लिखता था, ई नेट वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। क्या मैं ये लिखता था? यस सर, किन की वेक्टर लिखता था। बट पोटेंशियल में क्या ऐसा करेंगे? नहीं, यहां पर केवल अपन को क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सीधा अपन को क्या जोड़ना है, मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल के लिए समझना, मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल समझना कि एक चार्ज है अपने पास प्लस Q, एक चार्ज है अपने पास -2Q। चलो ऐसा बना देते हैं अपन, एक पॉइंट है ये रहा, इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूं, O पर अपन को निकालना है। अब यहां से R डिस्टेंस पर एक चार्ज है प्लस Q, यहां से सेम R डिस्टेंस पर एक चार्ज है +2Q, और यहां से सेम डिस्टेंस पर एक चार्ज है -3Q, और यहां से सेम डिस्टेंस पर एक और चार्ज है
प्लस 4Q, ठीक है। और अब अपन को पोटेंशियल निकालने का बोला तो अपन को इन सबका मैग्नीट्यूड जोड़ना है, तो मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं V1, तो V इक्वल्स टू, इसके लिए मैं लिख रहा हूं V1 क्या हो जाएगा KQ ओपन R, क्या हो जाएगा KQ ओपन R। इसके लिए मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, क्या मैं 2KQ ओपन R लिखूंगा, यस सर क्योंकि ये 2Q है। इसके लिए क्या मैं 3KQ ओपन R लिखूंगा या फिर -3KQ ओपन R लिखूंगा, सर ये स्केलर क्वांटिटी यहां पर अपन को क्या यूज करना है, यहां पर साइन यूज करना है, तो 3KQ ओपन R लिखिएगा, प्लस इसके लिए मैं फिर क्या लिखूंगा प्लस 4KQ ओपन R, क्या ऐसा लिखूंगा मैं, यस सर। तो KQ ओपन R प्लस KQ 2KQ ओपन R 3KQ ओपन R प्लस 4KQ ओपन R कितना हो गया 7KQ ओपन R माइनस 3KQ ओपन R, तो V कितना आ जाएगा 4KQ ओपन R। क्या बात यहां तक क्लियर है? अपन ने सीधा साइन के साथ लिखा सबका अलग अलग और उसको जोड़ दिया, तो ऐसे अपन मल्टीपल पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। क्या बात क्लियर है? अब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ अ रिंग। अब अपन अलग अलग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अपन में मैं फिर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की जिक्र जरूर करूंगा दोस्त। जब एक रिंग थी ऐसी, क्या हो गया इसको, हाँ, जब एक रिंग थी ऐसी जिसकी रेडियस r थी, तो इस पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस x थी, इस पॉइंट पर क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं? जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना कितना है, याद है या नहीं, देखते हैं। अब इसी पॉइंट पर अगर विभव पूछा जाए तो क्या हम विभव निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, आइए देखते हैं। देखना, ये एक रिंग है जिसके ऊपर प्लस Q चार्ज है, तो V एक्सिस पर कितना होगा KQ ओपन रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सेंटर पर कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं कि कितना आ जाएगा। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा हुआ है KQ एक्स ओपन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, और V कितना हो जाएगा KQ ओपन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट देखना, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। पहले अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। कैसे? इसमें भी वो 3 केस होंगे, ठीक है, इसमें भी क्या होंगे 3 केस होंगे। पहला कौन सा केस, एक्सिस पर, तो ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, यानी कि जो डायपोल है उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पर अगर अपन को क्या निकालना हो, V निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, किसके कारण, इस डायपोल के कारण, तो कैसे निकालेंगे? आप निकाल सकते हैं सर, V एक्सिस इक्वल्स टू क्या होता है KP ओपन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2KP ओपन R क्यूब था, यहां R स्क्वायर। तो एक बात समझ रहे हो सर, वहां पर अपन ने लिखा KQ ओपन R स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, यहां क्या हो गया KQ ओपन R, यानी नीचे एक R कम हो गया। डायपोल यहां लिखा KP ओपन R क्यूब, यहां KP ओपन R स्क्वायर, यहां भी एक R कम हो गया, तो एक एक R कम करते जाना है। यहां पोटेंशियल हो गया KP ओपन R स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2KP ओपन R क्यूब, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहां आगे 2 नहीं है। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो इक्वेटोरियल पर हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा समझना, अपन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकालते थे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इस पॉइंट पर, तो ये होता था प्लस Q, ये होता था माइनस Q, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आता था इस डायरेक्शन, और इसके कारण कुछ ऐसा आता था, ठीक है, तो इनका नेट कुछ ऐसा आता था। इस तरीके से अपन निकालते थे। पर यहां ध्यान रखना, अगर आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, सर किसकी बात कर रहे हैं, मैं अगली स्लाइड में समझाता हूं। जब आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यहां कोई प्लस Q चार्ज है, यहां सर कोई माइनस Q चार्ज है, आपको इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। इसकी डिस्टेंस भी यहां से R है, इसकी डिस्टेंस भी R है, तो क्या इसके ऊपर पोटेंशियल जो होगा वो क्या KQ ओपन R होगा, यस सर। और इसके कारण जो होगा क्या वो माइनस KQ ओपन R होगा, क्योंकि यहां पर तो हम डायरेक्शन की बात ही नहीं करते सर, तो क्या ये यहां से यहां कट जाएगा और नेट जो आएगा, नेट पोटेंशियल जो आएगा क्या वो 0 के बराबर आ जाएगा, यस सर। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना होता है 0 होता है, ध्यान रखिएगा। अब किसी भी एंगल पर निकालना हो, थीटा एंगल पर निकालना हो, तो सीधा याद रखना है KP cos थीटा ओपन R स्क्वायर। थीटा क्या है, इस डायपोल से इस लाइन के बीच में बनने वाला एंगल। क्या दोनों बातें क्लियर हैं? अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया, अब दोनों के बीच क्या रिलेशन है उसको भी देखते हैं। देखना भाई, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन पूरी फिजिक्स में काम आएगा, आना चाहिए ये। सबसे पहले नोट, एक नोट है बहुत ही 2000 का बहुत कीमती नोट है, समझिएगा, जेब में डाल दीजिएगा। नोट की बात करें तो गुलाबी कलर ले आता है, गुलाबी कलर के नोट पसंद है अपन को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलना चाहते हो सर, क्या बोलना चाहते हो, समझिएगा, चमका दूंगा अभी पूरा पूरा कंसेप्ट।
ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है। हर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो जरूर होंगी सर। तो समझना, इन लाइन की कोई न कोई डायरेक्शन भी होगी। यहां एक लाइन थी जिसको मैंने बोल दिया ए, यहां एक लाइन है जिसको मैंने बोल दिया बी, तो इसकी डायरेक्शन है ए से बी की ओर। कैसी है डायरेक्शन? ए से बी की ओर। क्या बात क्लियर है? ए से बी की ओर डायरेक्शन है। इसको थोड़ा सा हैवी पेन बना देता हूं मैं। इसकी डायरेक्शन क्या कुछ ऐसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? ठीक है सर, ऐसी है। बात समझ में आ गई? तो समझना, अब दो पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 है ये x और पॉइंट नंबर 2 है ये y। तो जैसे जैसे अपन x से y की ओर जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? कम होता जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जांपल कैसे मैं बताता हूं। आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देगा, आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देगा और घुमाने के लिए पॉइंट दे देगा ए, बी और सी। पूछेगा कि इन तीनों में पोटेंशियल का क्या रिलेशन। तो सर हमने देखा कि जैसे जैसे अपन इस साइड जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? कम होता जाएगा। सबसे पहले कौन सा पॉइंट आता है? वी ए, उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? वी सी, और उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? वी बी। यानी कि वी ए जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा, फिर वी सी रहेगा और फिर वी बी रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन इस डायरेक्शन में गए पोटेंशियल क्या था? कम होता गया। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर, यहां देखो बताया गया है ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए से बी की ओर जा रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। और अगर अब इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको रिलेशन लिखना है ई और डेल्टा वी का, तो क्या करना है? डेल्टा वी इक्वल्स टू ई आर। इसको याद करवाने का मैं तुमको तरीका बताता हूं, समझना भाई। अपन क्या बोल रहे हैं? रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? विभव के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, विभवांतर होता है। ठीक है, विभवांतर और इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये पॉइंट है दो, ए और बी, ये कोई दो पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो वी ए है, इसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो वी बी है, और कोई न कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है। तो रिलेशन होता है v इक्वल्स टू ई डी, या फिर डेल्टा v इक्वल्स टू ई डी। अगर एक ही पॉइंट दे रखा होता है तो v लिख सकते हैं इसको, पर दो पॉइंट दे रखे डेल्टा v लिखना है। ठीक है, तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं सर कि v इक्वल्स टू ई डी था या फिर e इक्वल्स टू वी डी था। यह कंफ्यूजन अक्सर होता है। तो याद रखना, अपन वेद, पुराण, भागवत ये सब पढ़ते हैं, तो आप याद रखना वेद से। किससे याद रखोगे? वेद से। वेद, वेद की स्पेलिंग में क्या लिख सकता हूं? VED, वेद। तो v इक्वल्स टू क्या होता है? ED होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, v इक्वल्स टू क्या होता है? ED होता है। इस तरीके से आप इनके बीच का रिलेशन याद रख सकते हैं। वही चीजें यहां लिख रखी है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड सरफेस एंड सेल्स। अपन ने पहले वो जो सरफेस और सेल थे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। होलो के लिए क्या होगा, सॉलिड के लिए क्या होगा, अंदर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, बाहर कितना होगा। अब पोटेंशियल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ चुके हैं, अब पोटेंशियल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखो कंडक्टर है, यानी कि उसका पूरा चार्ज कहां होगा? उसकी सरफेस पे होगा। वो सॉलिड हो या होलो इस बात का फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि सॉलिड होगा तो भी इसका पूरा चार्ज कहां होगा? सरफेस पे होगा, और होलो होगा तो सरफेस पे ही होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो सीधी बात है, चार्ज कहां होगा? सरफेस पे। तो अब कंडक्टर के लिए चार्ज कहां होता है? सरफेस पे। अब देखना आउटसाइड, आउटसाइड मतलब r इज मोर देन r। ये स्मॉल r क्या है? सेंटर से डिस्टेंस है, इस बात को ध्यान रखना। तो एज्यूम q एट सरफेस, q अगर सरफेस पे है तो v इक्वल्स टू k q अपन r आ जाएगा, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए निकालते थे वैसे ही। अरे बहुत सिंपल सी बात है मित्र, ये देखो ये चार्ज है अपना। क्या मैं इस पूरे को एक पॉइंट चार्ज मान लूं? क्या मैं इस पूरे को एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू मान लूं? यस सर। तो इस पूरे को पॉइंट चार्ज मान लिया, तो इसके सेंटर को मैं सेंटर ऑफ मास मान रहा हूं। तो इस सेंटर ऑफ मास से, इस सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r है, उधर आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता था? k q अपन r ही तो होता था। वही तो काम यहां किया। ठीक है, बात क्लियर है दोस्त? बात क्लियर है? क्लियर है सर। बाहर कैसे निकालते हैं वो? ठीक है, सरफेस पर स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R लिखते हैं। ये बात हम बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही किया था। तो क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर। इनसाइड, क्या इनसाइड कोई पोटेंशियल होगा? यस सर, यहां होगा। वहां क्या होता था? देखना भाई, वहां क्या होता था? ये जैसे कि एक स्फीयर है, इसके सरफेस पे चार्ज है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होता था कंडक्टर के कारण, वो हमेशा जीरो होता था। क्यों जीरो होता था? मान लीजिए इस पॉइंट के साथ इसने अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये यहां लगा देगा, ये यहां लगा देगा, ये यहां लगा देगा, ये यहां लगा देगा, ऐसे करके ये पूरा कैंसिल हो जाता था। पूरा कैंसिल आउट होकर
नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो कितना आ जाता था, 0 आ जाता था। बट यहां तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है पोटेंशियल के केस में, तो पोटेंशियल के केस में तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। तो डायरेक्शन नहीं होती है तो इस पॉइंट पर, इन सभी पॉइंट सरफेस में जितने भी पॉइंट है उन सब का कोई ना कोई तो क्या होगा, पोटेंशियल होगा। और उसको अपन क्या लिखते हैं, के क्यू अपन आर। जितना सरफेस पर होता है उतना ही अंदर होता है, ये बात ध्यान रखना। कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अंदर तो कितना होता है, 0 होता है, बट पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है उसके ही बराबर होता है। तो क्या सर अब हम ग्राफ बना सकते हैं, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। कौन सा ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन ने कंडक्टर के लिए कैसा ग्राफ बनाया था सर, अंदर तो 0 था तो अपन ने 0 लिया, फिर एक मैक्सिमम आया था और वो मैक्सिमम कितना आया था, के क्यू अपन आर आया था, फिर डिस्टेंस के साथ कम हो रहा था, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, आर स्क्वायर के, तो वो इनवर्सली कम हो रहा था, ऐसा ग्राफ बनाया था। अब अपन ग्राफ बनाते हैं किसका, पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल के लिए ग्राफ बनाते हैं, यहां पोटेंशियल, यहां डिस्टेंस आर। तो समझना भाई, अंदर पूरे में सरफेस तक तो कितना था, के क्यू अपन आर था, अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपन आर। और सरफेस तक, सरफेस का मतलब स्मॉल आर जब तक कैपिटल आर के बराबर है तब तक जो पोटेंशियल है वो कितना है, के क्यू अपन आर। और जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे फिर वो कम होता जाएगा। पर इस बार कैसे कम हो रहा है, इस बार आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में कम नहीं हो रहा है, इस बार जो पोटेंशियल है वो किसके इनवर्स में कम हो रहा है, आर के इनवर्स में कम हो रहा है। तो इस तरीके का इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस है वो बात समझ गए। देख लो, v इनसाइड v सरफेस के बराबर होगा क्यू और के क्यू अपन क्यू आर, जो कि कांस्टेंट रहेगा, कि एक समय तक कांस्टेंट है, फिर बाहर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ये गोला भी बना के बता दिया आपको, ये अंदर का मामला जो था वो कांस्टेंट था, बाहर जो था वो कम होता रहा है। अब नॉन कंडक्टिंग के लिए, अब नॉन कंडक्टिंग के लिए अगर सॉलिड है तो क्या होगा, सॉलिड के लिए पूरा चार्ज अंदर बिखर जाएगा, और अगर होलो हुआ तो, होलो हुआ तो सर वापस वो कंडक्टर की तरह ही काम करेगा। तो अंदर क्या होगा, आउटसाइड एज्यूम क्यू एट सरफेस, तो के क्यू अपन आर ही होगा, सरफेस पर आर और आर दोनों बराबर होंगे, के क्यू अपन आर हो जाएगा, ठीक है। और अंदर जो होगा वो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि पहले तो केवल सरफेस पे चार्ज था तो उसके कारण कोई ना कोई पोटेंशियल आ रहा था। अब हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ चार्ज है, अंदर हर जगह कुछ ना कुछ चार्ज है, तो सबके कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो अपने पास समय ही नहीं है कि इसको कैलकुलेट कर पाए, तो सीधा याद रखना है आपको, v इनसाइड इक्वल्स टू के क्यू अपन आर क्यूब 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। तो ये बात, ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला थोड़ा सा क्रिटिकल है, पर आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त। और जब हम सेंटर पे निकालते हैं तो सेंटर पर कितना आता है भाई, जो सरफेस पे होता है उसका 3/2 होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि v सेंटर 3/2 होता है v सरफेस से। इससे क्या पता पड़ता है कि अंदर, अंदर तो जो चार्ज था वो क्या था, ज्यादा था, सॉरी अंदर तो पोटेंशियल ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, क्योंकि सरफेस का 3/2 गुना है, मतलब 1.5 गुना है। तो सरफेस पे जो था उससे 1.5 गुना था अंदर, तो सेंटर पे ज्यादा था, उसके बाद सरफेस पे कम हुआ और फिर एक बार वापस कम होता जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखना भाई, इंटरेस्टिंग ग्राफ है इसका। और कुछ उल्टा सीधा पूछना हो नीट वाला यही पूछेगा, सेंटर पर सबसे ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, पर कम कैसे हुआ, इनसाइड में इसका क्रिटिकल फॉर्मूला आर में डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ जो है वो डायरेक्ट याद रखना चाहिए, वरना समझाने गए तो बहुत उलझ जाओगे। और बाहर तो सेम जैसा कम होता था वैसे ही कम होगा, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां आर के साथ रिलेशन क्रिटिकल है तो इसका ग्राफ भी क्रिटिकल आएगा ऐसा, ठीक है। पर ध्यान रखना ये बात आप। अब चलते हैं सवालों की ओर। बहुत समय हो गया अपन ने सवाल नहीं किए, क्योंकि जब तक दोनों चीजें पढ़ते नहीं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल, तब तक अपन से सवाल बनते ही नहीं। हर चीज का कंसेप्ट पहले क्लियर करना जरूरी है। अब अपन सवाल करेंगे तो अब आपसे सवाल बनने लगेंगे। पढ़िए सवाल क्या है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। पढ़िए भाई, सवाल क्या है वो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये सॉल्व करते हैं। यहां पर एक स्फीयर दे रखा है, कैसा स्फीयर है, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल बोला यानी कि कंडक्टर है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कंडक्टर है। अब यहां इसका जो बीच में एक सेंटर पॉइंट है C और एक सरफेस पे पॉइंट है P, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। अरे सर, कंडक्टर के लिए तो अंदर और सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है सर। क्या दोनों जगह के क्यू अपन आर होता है, यस। तो क्या कोई डिफरेंस होगा, नहीं सर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। नीट के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, नीट के एग्जाम में इतना आसान सा सवाल पूछा गया है, बस थोड़े से कॉमन सेंस की जरूरत थी।
अब सुनना भाई, अगर बहुत दिनों बाद वापस सवाल कर रहे हैं तो अपना तरीका क्या है वो जानते हो। सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है सर, उसके बाद एक पीवाईक्यू करेंगे और फिर उस पीवाईक्यू के 5 रेप्लिका क्वेश्चन करेंगे। और ये रेप्लिका क्वेश्चन कहां मिलेंगे सर, हमारी बुक पीवाईक्यू राइस के अंदर। तो अभी भी बोल रहा हूं, अभी तक ऑर्डर नहीं किया तो कर लो, नीट 2026 में 40 से ज्यादा सवाल इस किताब से आने वाले हैं, क्योंकि हर साल नीट में 40+ क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पीवाईक्यू या फिर पीवाईक्यू के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। और हमने हमारी किताब में क्या किया है, एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यहां ओरिजिनल पीवाईक्यू, उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स और एक्सप्लेनेशन, और यहां 5 रेप्लिका क्वेश्चन। तो अगर तुम पिछले 10 सालों के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके कंसेप्ट से बनने वाले सारे रेप्लिका क्वेश्चनों को कर लेते हो तो क्या गलत होगा। और मैं बता रहा हूं दोस्त, अगर आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, 0 पर भी हो, तो आप इन 7 लेक्चरों को देखिए। इनमें जो 45 टॉपिक पढ़ाए गए, 45 टॉपिक पढ़ाए गए, उन 45 टॉपिक को यहां अच्छे से पढ़कर इनके, अब 10 साल में अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 साल में 7 क्वेश्चन तो मैं मानता हूं कि एवरेज आई होंगे इन टॉपिकों से। तो इन 7 तो पीवाईक्यू को और इन 7 के 35 रेप्लिका क्वेश्चन होंगे। रेप्लिका क्वेश्चन, इन रेप्लिका क्वेश्चनों को कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम पे मैं इन टॉपिकों की डीपी भी दे रहा हूं, इसको कर लोगे तो तुम हर टॉपिक के, एवरी टॉपिक के तुम 50 अलग अलग टाइप के, 50 टाइप्स के क्वेश्चन, 50 टाइप्स के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन नहीं करोगे, 50 टाइप के क्वेश्चन करोगे। यानी कि एक टॉपिक से 50 से ज्यादा थोड़ी कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन, हर लैंग्वेज का क्वेश्चन हमने हमारी बुक के अंदर बना दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक है, 700 रुपए मात्र अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उधर जाकर अभी ऑर्डर कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, 40 से 50 दिन में ये किताब आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके रेप्लिका क्वेश्चन ही तो हैं। और तुम में से बहुत लोगों के मैंने कमेंट पढ़े थे कि लास्ट के टाइम में भैया कुछ न्यू नहीं करना चाहिए। अरे गधे, कहां न्यू है ये, क्या बोलते सब टीचर, हर टॉपर क्या बोलता है लास्ट के टाइम में, कि हर टीचर टॉपर बोलता है सर कि लास्ट के टाइम में ओनली पीवाईक्यू के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, कोई न्यू चीज आपको ट्राई नहीं करनी है। अरे तो गधे, कौन सी न्यू चीज ट्राई कर रहा है तू, पीवाईक्यू को ऊपर ही तो मास्टर ही कर रहा है। टीचर का कहने का मतलब ये नहीं है केवल पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसका मतलब है इस पीवाईक्यू के ऊपर क्या लाओ, परफेक्शन लाओ। और परफेक्शन कब आएगा, जब हम इस पीवाईक्यू को तो करेंगे ही, पर इसी टॉपिक से बनने वाले जो अलग अलग क्वेश्चन हैं उनको भी कर ले, ताकि नीट में हमें कोई भी नया क्वेश्चन नहीं लगे और हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं अपना पहला रेप्लिका क्वेश्चन। और रेप्लिका क्वेश्चनों की भी खास बात यह है दोस्त कि इसमें हमने क्या किया है कि हर लेवल का क्वेश्चन दिया है। लेवल 1 इजी, लेवल 2 मॉडरेट, लेवल 3 हार्ड, लेवल 4 थोड़ा और क्रिटिकल। तो लेवल फर्स्ट क्वेश्चन देखना, ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज 1 माइक्रोकूलम पोटेंशियल एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर इज। पढ़िए सवाल, बहुत आसान सा सवाल है, हिंदी मीडियम वाले। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार खोल 1 माइक्रोकूलम वहन करता है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है। सेम क्वेश्चन अपन करेंगे, कैसे होगा देखना। एक शेल है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उससे 5 सेंटीमीटर पर, मतलब अंदर बात कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर कितना आवेश है, 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम ही है नहीं, 1 माइक्रोकूलम आवेश है इसके ऊपर। यहां पर पूछा है पोटेंशियल कितना होगा। अब तुम क्या गलती करोगे पता है, सिली मिस्टेक से बचाने वाले होते हैं रेप्लिका क्वेश्चन 1 और 2। तुम क्या करोगे, v इक्वल्स टू सर होता है k क्यू अपन r, तो तुम क्या करोगे, k की जगह लिख दोगे क्या 9 इंटू 10 की पावर 9, इंटू क्यू की जगह क्या लिख दोगे 1, माइक्रो है तो इसको कुलाम में कन्वर्ट करेंगे, और r की जगह लिख दोगे तुम 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि 5 में पूछा है। नहीं गधे, याद कर यहां जो पोटेंशियल था वो कितना था, k क्यू अपन r। ये जो r है कैपिटल r है, कैपिटल r मतलब क्या है, इसकी कैपिटल R मतलब क्या है, इसकी रेडियस है दोस्त। तो ये गलती बस अपन को छोटी मोटी गलतियों से बचाने के लिए रेप्लिका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होता है। ठीक है, तो अब यहां क्या लिखेंगे अपन, 10 लिखेंगे, तो 10 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 टू द पावर -2, तो -2 से -6 कट गया, -4 बचा, -4 इससे कट गया, 10 की पावर 5 बचा, तो 10 की पावर 5, और इसको मैं एक बार और काट देता तो 10 की पावर 4 बचा। तो आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 4। क्या ऐसा ऑप्शन है, 9 इंटू 10 की पावर 4, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऐसा आसान सा सवाल कभी नीट में पूछने का मन किया तो पूछ सकते हैं। रेप्लिका क्वेश्चन नंबर 2 देखना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ ए होलो मेटेलिक स्फीयर। मेटेलिक होलो स्फीयर का मतलब क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, इज
V द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ r/3 फ्रॉम सेंटर। अरे r पर अगर V है तो r/3 मतलब अंदर की बात कर रहा है, तो वहां भी कितना होगा, V होगा। ठीक है, तो आसान आसान सवाल होते हैं पहला और दूसरा, केवल लैंग्वेज चेंज करके हम पूछते हैं। अब तीसरा सवाल थोड़ा अच्छा होगा। ए थीन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली बाय ए सोर्स। ठीक है, कौन सा चार्ज है, थीन कंडक्टिंग स्फीयर है, बोल दिया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B बोथ लेइंग इंसर्ट द शेल एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज। बढ़िया सवाल है, क्या है देखना, केवल लैंग्वेज में कंफ्यूज किया। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तुम क्वेश्चन कर लोगे। एक पतला चालक गोलाकार कोशिका को एक स्रोत द्वारा समान रूप से चार्ज किया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्र से अलग अलग दूरी पर स्थित A और B के बीच विभव का अंतर क्या होगा, यानी कि बोला है एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, दोनों कहां है, अंदर पॉइंट है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। और तुम सोचते रह जाओगे कि सर A पे कैसे निकालो, B पे कैसे निकालो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे गधे, समझने की बात ही नहीं है। जब भी थिन स्फीयर की बात की जाए तो वहां पर अंदर जो पॉइंट होते हैं उन दोनों पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और किसके बराबर होगा, सरफेस के बराबर होगा। तो सेम पोटेंशियल है तो डिफरेंस कितना आएगा, 0 होएगा। तो यही खास बात है PYQ राइज की। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमने खाल उतार के रख दी उस क्वेश्चन की। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा था PYQ में कि एक अंदर पॉइंट है और एक सरफेस पे पॉइंट है, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसमें हमने पहला सवाल बनाया अंदर कितना होगा, फिर डिफरेंस क्या होगा, हमने हर टाइप का सवाल बना दिया। और यही खास बात है कि जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं PYQ से, वो सारे सवाल आपको PYQ राइज में मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन देखना, ये और थोड़ा सा अच्छा होगा। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज चार्ज्ड टू potential V and enclosed by an uncharged shell of radius 2r. After connecting both by wire, potential of outer shell will be। बढ़िया सवाल है, समझना क्या सवाल है। एक शेल है जिसकी रेडियस कितनी है, r है, और इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है, V है। अब इसको एक और शेल के अंदर बंद कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है, 2r है। तो अब इसके और अब इन दोनों को एक वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा ये पूछा है। तो क्या आपको पोटेंशियल बांटना आता है, क्या आपको पोटेंशियल बांटना आता है, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आसान सवाल है। देखना भाई कैसे सॉल्व करेंगे। अपन बात करते हैं इनिशियली क्या था, मैं एक और डायग्राम बना देता हूं। अपन बात करते हैं कैसा, इनिशियली केवल एक गोला था सर जिसकी रेडियस r थी और इसके ऊपर जो पोटेंशियल आया वो V आया। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो मैंने मान लिया वो चार्ज कितना है, Q। तो V इक्वल्स टू था KQ/R। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मैंने बोल दिया कि ये तो शेल था ही जिसकी रेडियस r, चार्ज Q और V था। अब इसको एक और 2r से बंद कर दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, जिसको मैं V डैश बोल देता हूं। तो V डैश कैसे निकालेंगे, K इंटू टोटल चार्ज अभी भी कितना है, टोटल चार्ज क्या अभी भी Q है, Q थोड़ी बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, तो टोटल चार्ज में 2Q लिखूंगा। क्या रेडियस बढ़ी है, यस सर, बढ़ के कितनी हो गई है, 2r हो गई है। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2KQ अपन, सॉरी 2KQ नहीं, ये Q तो सेम ही था, फिर मैंने 2 क्यों लिख दिया सर, क्या आप भी बोखला गए भाई, पूरा कहां गायब हो गया। तो ये 2 को तो हटाओ। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, इधर भी 2 को हटाना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया, KQ/2r। तो V डैश जो है क्या वो V का आधा हो गया, यस सर। तो बहुत आसान सी बात थी, चार्ज सेम था, केवल रेडियस चेंज हुई थी, तो बात निकालना बहुत ही आसान था। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग रहता है। पांचवा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। विच ग्राफ कलेक्टर शो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ चार्ज्ड सेल। कौन सा ग्राफ संग्राहक चार्ज सेल के केंद्र से दूरी के साथ विद्युत संभाव्य में परिवर्तन दर्शाता है। सीधी बात है, कांस्टेंट द 1/r²। पहले कांस्टेंट रहता है, फिर 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक और सवाल है, ये नीट का प्रीवियस ईयर है। अब मेरा काम होता है एक PYQ और उसके 5 रेप्लिका करवाना, बाकी जो रहता है आपका होमवर्क रहता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा क्या है, इतने चार्ज प्लेस्ड कॉर्नर जिसकी साइड ये है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट है। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल, इसके कारण इसके कारण इसके कारण और इसके कारण आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी हमने दे रखा होगा, आप निकाल सकते हैं, बाकी ये आपका होमवर्क है। दूसरा क्या है, अगर कुछ नया होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, बाकी पढ़ा दिया है तो फिर तो आप खुद सॉल्व करो। इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एज डायपोल मूवमेंट, इतना डायपोल भी पढ़ा दिया है, तो आपका होमवर्क है, बाकी सॉल्यूशन यहां दे रखा है। 3 सेल चार्ज रेडिया, ये और भी आसान है, ये तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। तो यहीं तक था अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, दोनों के बीच रिलेशन पढ़ लिया, दोनों के कारण डायपोल मूवमेंट पढ़ लिया, वो सब चीजें पढ़ ली है। और लिख के ले लो मेरे से 2026 में मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन इन दोनों लेक्चर से मिलाकर, या फिर मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपको पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। चलिए गाइस, तो अब अपन पढ़ते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर के अंदर यहां हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बट दोस्त हम केवल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम कैपेसिटर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, साथ में एनर्जी पढ़ेंगे स्टोर्ड कितनी होती है, साथ में हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, फोर्स निकालना सीखेंगे और इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस पूरे टॉपिक कैपेसिटर से। एक क्वेश्चन आपको मिनिमम नीट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान से समझना। अब सबसे पहले यह समझना दोस्त कि कैपेसिटर में हमको कॉम्बिनेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। हर कैपेसिटर की 3 प्रॉपर्टीज होती है दोस्त, ठीक है। पहला, उसके अंदर कुछ न कुछ चार्ज स्टोर्ड होगा, दूसरा उसके ऊपर कोई न कोई पोटेंशियल होगा, और तीसरा उसकी कोई न कोई धारिता होगी। और एक फॉर्मूला भी इन तीनों के बीच में जानते हैं हम रिलेशन में, क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV होता है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है समझना। जैसे कि 3, 4 ऐसे कुछ अलग अलग कैपेसिटर जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, चार्ज Q1, Q2, Q3 है, पोटेंशियल ड्रॉप V1, V2, V3 है। तो इन तीनों को मिलाकर अपन को एक ऐसा कॉम्बिनेशन रजिस्टर अपने कैपेसिटर का बना दे जिसमें तीनों की बात एक साथ की जाए, तो इसलिए हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। और दूसरी चीज, जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है दोस्त। कौन से 2 टाइप का? पहला तो होता है सीरीज, जिसको मैं क्या कहता हूं, श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है अपने पास पैरेलल, जिसको मैं क्या कहता हूं, समांतर क्रम। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर। तो पहला हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर श्रेणी क्रम। इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो है वो सीरीज में जुड़े हुए होंगे, जिसको मैंने बोल दिया जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, और इसको मिलाकर एक बना दिया जिसकी धारिता C है। तो इस C को अपन को निकालना है। तो समझना मित्र, क्या समझना? तो समझना गाइज एक चीज बहुत ही बेहतरीन कि अपन को 3 चीजें निकालनी होती है। तो सीरीज के लिए हमेशा जो Q होता है तीनों पर, वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। जो Q होता है वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। V जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तीनों के ऊपर, V1, V2, V3 होता है, और नेट जो होता है वो तीनों के जोड़ के बराबर, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। और जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस V3। अब बात करते हैं कि V डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, तो हम जानते हैं Q इक्वल्स टू CV। यहां पर Q क्या है, कांस्टेंट है, तीनों के ऊपर बराबर है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C। तो V जो है वो C के व्युत्क्रमानुपात में डिवाइड होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्या श्रेणी क्रम की तीनों पॉइंट अपने को याद हो गए? यस सर। क्या आप पैरेलल की बात करें? यस सर। पर उससे पहले कुछ स्पेशल केस है सीरीज के, वो देख लेना। अगर 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हो, ठीक है, जिसकी धारिता C1 और C2 और C इक्विवेलेंट निकालना हो तो बहुत आसान है सर, 1/C1 प्लस 1/C2। पर इसी को सोल्व कर तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, C1 C2/C1 प्लस C2। अगर n कैपेसिटर सीरीज में है और सबका कैपेसिटेंस इक्वल है, तो नेट C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? एक किसी भी कैपेसिटेंस में जितने भी जुड़े हुए हैं संधारित्र, उन n नंबर का डिवाइड कर। क्या दोनों स्पेशल केस क्लियर है? अब बात करते हैं अपन पैरेलल की। तो पैरेलल का मतलब है कि ये बैटरी जो है उससे सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यानी कि इनके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा V, वो क्या होगा, सेम होगा। Q क्या होगा, डिवाइड होगा। और कैसे डिवाइड होगा? Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। V कांस्टेंट है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो समानुपात में डिवाइड होगा। और C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। स्पेशल केस अगर यहां भी n जुड़े हुए हो तो वहां n का डिवाइड करते थे, यहां n का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं कि एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। तो कैपेसिटर जो होता है भाई, उसका काम ही क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करके रखने का। क्या काम होता है, एनर्जी को स्टोर करके रखने का। और कितनी एनर्जी स्टोर रखता है, तो आपको याद रखना है कितनी, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर स्टोर करके रखता है। अब अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, इससे 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे अपन हाफ mv स्क्वायर याद रखते थे, वैसे ही हाफ CV स्क्वायर याद रखना है। वहां V वेलोसिटी था, यहां V क्या है सर, पोटेंशियल है। तो अपन जानते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। क्या ये बात जानते हैं? अगर आपको कभी C ना दिया हो तो अपन C को रिप्लेस कर सकते हैं Q बाई V से, तो यहां पर लगा देंगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। V नहीं दिया हो तो V को रिप्लेस कर सकते हैं Q बाई C से, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से आप 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, जो तीनों आपको यहां दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है सर, आपने एनर्जी बता दी, कॉम्बिनेशन बता दिया। अब अपन बात करते हैं पैरेलल प्लेट के लिए। तो अपन ने बोला सर कि एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सी कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या डी के बराबर होता है। यस सर, तो उसी को अगर मैं यहां लिख दूं तो क्या मैं नई एनर्जी निकाल सकता हूं। यस सर, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी वी स्क्वायर। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अपन को एनर्जी डेंसिटी निकालना है। अब देखना एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी यू इक्वल्स टू तो होता है हाफ सी वी स्क्वायर। बट एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब टोटल एनर्जी अपन वॉल्यूम, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको अपन को किस फॉर्म में निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, यानी कि उस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अभी क्या यू के फॉर्मूले में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है, पर अपन को ऐसा कोई फॉर्मूला डिराइव करना होगा जिसमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में ई हो। तो कैसे करेंगे देखना, U इक्वल्स टू था हाफ सी वी स्क्वायर। क्या मैं C की जगह ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी लिख दूं V स्क्वायर। अब ये ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या समझना, कोई भी कैपेसिटर होता है तो उसके प्लेट का कोई ना कोई एरिया होगा, उस एरिया को मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, डी बोल दिया। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू डिस्टेंस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यस सर। तो वॉल्यूम को मैदान में लाना है तो एरिया इनटू डिस्टेंस को आपको रिप्लेस करना होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अपन ने लिखा सर U इक्वल्स टू हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी वी स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, क्या मैं V इक्वल्स टू ई डी इस फॉर्मूले को जानता हूं। यस सर, ये तो सर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का क्या है, संबंध या फिर रिलेशन है। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख दूं, लिख दो सर। तो U इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर। क्या डी स्क्वायर से डी काट लू मैं सर, काट लो। अब क्या एरिया और डिस्टेंस दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनको रिप्लेस कर क्या मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर। तो क्या U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम हो गया। क्या ये एक फॉर्मूला अपने पास आ गया एनर्जी का, एनर्जी का फॉर्मूला ई की फॉर्म में अपने पास आ गया। बट केवल ये किसके लिए वैलिड होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, क्योंकि सी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी केवल उसके लिए होता है। अब सुनना, अपन को निकालना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यू बाय वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को मैं इसके नीचे ले गया तो वो कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या यहां से अपने पास ये फॉर्मूला भी आ गया। क्या ये फॉर्मूला निकालना भी तुमको आता है, मैं बोलूंगा कि तुम सीधा याद रखो, डेरिवेशन याद ना रखो। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैसे निकालेंगे। ये अपनी दो कैपेसिटर की प्लेट्स है, ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी होगा, मान लिया सर। अब इसके बीच में कोई पॉइंट टेस्ट चार्ज क्यू रख दिया, उसके ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा तब तक फोर्स नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, इस पॉजिटिव प्लेट के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव के कारण भी E2 इस डायरेक्शन में होगा। तो E नेट इक्वल्स टू क्या आ गया, E1 प्लस E2 आ गया। क्या E1 E2 का मान लिख सकते हो, यस सर। किसी भी प्लेट के कारण उससे r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसके लिए E कितना होता था, क्या सिग्मा ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने पढ़ा था कि सिग्मा ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो E नेट क्या हो जाएगा, E नेट हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ गया सिग्मा ओपन एप्सिलॉन नॉट। यहां से अपने पास E नेट आ गया। क्या फोर्स निकाल सकते हैं, यस सर। F इक्वल्स टू क्या होता है, QE होता है। क्या E यहां से लिखकर Q के साथ मल्टीप्लाई कर अपन फोर्स भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या बात क्लियर है, क्या कैपेसिटर के सारे बेसिक पॉइंट आपके क्लियर हैं, यस सर क्लियर है। क्या हम सवाल की ओर बढ़े, अब क्या हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ओर बढ़ते हैं सर। तो अपना तरीका तुम जानते हो, मैं एक PYQ करवाऊंगा और उसके 5 रेप्लिका क्वेश्चन करवाऊंगा, और कुछ PYQ हैं वो आपको होमवर्क में दूंगा, बाकी आपको DPP शीट मिल ही जाएगी। तो ये देखना हमारी PYQ राइज बुक का फॉर्मेट में आपको यहाँ PYQ दे रखा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, उसके शॉर्ट नोट्स भी दे रखे आपको, और 5 रेप्लिका क्वेश्चन दे रखे अलग अलग लेवल के। तो इनको सॉल्व करना अपन शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, नीट में पूछा गया है दोस्त, ये सवाल नीट में पूछा गया है ये सवाल। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, यहां एक चित्र बनाया गया है, इस चित्र के लिए आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। तो समझना, एक बात आपको समझनी होगी, सर ये ना तो सीरीज में दिख रहे हैं ना पैरेलल में दिख रहे हैं। मैं इस डायग्राम को बना के बताता हूं आपको। ये डायग्राम कुछ ऐसा है मित्रों,
अब सीरीज पैरेलल की जो कॉम्बिनेशन उनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी जो थ्योरी थी वो मैंने आपको समझा दी है। मैं ट्राई करूंगा यहां पर आपको पढ़ाने की। सबका मान 2-2 है, 2-2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो सोचना भाई, ऊपर भी दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, नीचे भी दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, बट बीच में ये अपन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको अपन हटा सकते हैं। कैसे? बैलेंसिंग से। अगर ऊपर के कैपेसिटर और नीचे के कैपेसिटर बराबर हैं तो पोटेंशियल सेम सेम डिवाइड होगा, तो इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो इसको जब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाएंगे हटाकर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा सर? ऐसा बनेगा सर। बीच वाले को हटा देंगे क्योंकि दोनों साइड बराबर काम है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब इसका अपन को क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट। तो ये दोनों भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? जब n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, जिनका कैपेसिटेंस सेम हो, जुड़े हो, तो सीरीज में क्या करते हैं? n का डिवाइड कर देते हैं 1 के साथ। तो ये 2 जुड़े हुए थे, n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 1 का कैपेसिटेंस ओपन n कितना है? 2, तो 1 आंसर आ गया। और इन दोनों का भी नेट कितना आ जाएगा? 1। अब 1 और 1 किस में जुड़े हुए हैं? समांतर में। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 + 1 कितना आ गया? 2। आंसर कितना आ गया? 2। क्या 2 ऑप्शन में है? यस सर। अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानते हैं तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे रेजिस्टेंस में होता है, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन आपको कैपेसिटेंस में देखने को मिला था। नीट के एग्जाम में सवाल आ चुका है। अब अपन चलते हैं रेप्लिका क्वेश्चन की ओर। रेप्लिका क्वेश्चन नंबर 1 देखना। 3 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बहुत आसान है सर। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 कितना है? 2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आ जाएगा कितना? 6। यहां ऊपर कितना आ जाएगा? 3 + 2 + 1 इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6/6 इक्वल्स टू 1/1। तो आंसर आ जाएगा अपना 1। रेप्लिका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान होता है, सिंपल चीजें पूछी जाती है। दूसरा देखते हैं। इन ए गिवन सर्किट, in a circuit given in the question, in if all capacitor are 6 माइक्रोफैराड है, the equivalent capacitance would be। सर्किट ही गायब है दोस्त, सर्किट ही नहीं दे रखा है। शायद पीपीटी वाले भैया छापना भूल गए, कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, ठीक है ऐसा सवाल। तो 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड 400 वोल्ट एंड देन इट्स प्लेट आर जॉइंड थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ इतना, प्रोड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इज। बढ़िया सवाल है ये देखो भाई, ये सवाल बनना चाहिए तुमसे। रेप्लिका क्वेश्चन नंबर लेवल 3 का सवाल देखिए, पढ़िए आप सवाल को, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्या है सवाल? 4 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर 400 वोल्ट तक चार्ज किया जाता है और फिर इसकी प्लेट को 1 किलोवाट प्रतिरोध के माध्यम से जोड़ा जाता है। प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा कितनी होगी? ऊष्मा ही एनर्जी का रूप है, तो एनर्जी कितनी होगी? तो बहुत आसान सी बात है, ये 1 किलोग्राम प्रतिरोध, ये केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है। सीधा सीधा एनर्जी पूछी है, हाफ CV² होगी एनर्जी। सी दे रखा है, यस सर, कितना दे रखा है? 4 इंटू माइक्रोफैराड है तो 10⁻⁻6 इंटू V दे रखा है, यस सर, कितना? 400। तो 400 का स्क्वायर, तो 400 इंटू 400 2 बार लिखूंगा मैं। 1 2 3 4 जीरो से मैं इसको काटूंगा 10⁻⁻2 बच जाएगा, और इसको मैं काटूंगा 2 बार, तो 4 इंटू 4 16 और 32 इंटू 10⁻⁻2, तो 0.32 आंसर आना चाहिए। क्या 0.32 जूल ऑप्शन में है? यस सर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। बहुत आसान सवाल था, केवल आपको उलझाया गया था। 2 कैपेसिटर C1 and C2 charged to V1 and V2 and then connected in parallel. V1 equals to V2. The loss of energy is, दो संधारित्र C1 और C2 को V1 V2 तक चार्ज किया जाता है, फिर दोनों को जोड़ा जाता है। यदि V1 equals to V2 है तो ऊर्जा हानि कितनी होगी? तो ऊर्जा हानि कितनी होगी? बहुत आसान सी बात है, देखना। ऊर्जा हानि के लिए अपन को एक फॉर्मूला आता है जो यहां मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। पर एक नॉर्मल सी बात समझना, अगर V1 और V2 दोनों बराबर हैं तो नो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो एनर्जी लॉस हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो ये नई बात आपको समझ में आएगी। बाकी एक होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूं कि एनर्जी लॉस का, कैपेसिटर में एनर्जी लॉस का एक फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है वो आप देख लेना, ये आपका होमवर्क है। बाकी जब V1 और V2 सेम है तब तो कुछ करने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। If n identical capacitor are first connected in series and then connected in parallel, ratio of equivalent। ये बढ़िया सवाल है, ये नीट के एग्जाम में पूछा गया है। क्या बोला है? पहले n समांतर संधारित्र को श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य का अनुपात क्या होगा?
जैसे कि मान लो पहले n कैपेसिटर थे, उनको पहले किसमें जोड़ा, सीरीज में, देन पैरेलल में, तो उनका रेशो पूछा है, तो पहले अपन को C1 निकालना पड़ेगा, फिर C2 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे समझना। C1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम के लिए अपन जानते थे अगर बराबर हो तो अपन लिखते हैं C/n, ठीक है। और समांतर क्रम के लिए क्या लिखते हैं, समांतर क्रम के लिखते हैं n इंटू सी। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है तो बहुत आसान है, C1/C2 इक्वल्स टू CN इंटू NC। तो C से C तो कट गया और आंसर आ जाएगा 1/n²। क्या ऑप्शन है 1/n² का? यस सर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या बात क्लियर है? यस सर। क्या अगले सवाल की ओर बढ़े? अब एक दूसरा सवाल आ जाता है। एक सवाल अपन ने किया था कॉम्बिनेशन का, अब एक करेंगे अपन एनर्जी का। यहाँ PYQ दे रखा है, यहाँ एक्सप्लेनेशन, यहाँ शॉर्ट नोट्स और यहाँ रेप्लिका क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अब तक तुमने PYQ राइज नहीं खरीदी तो खरीद लेना। क्या है सवाल, एक कैपेसिटर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते अपन। अरे भाई तू हट जा यार, अब ऊर्जा नहीं बची है गाइस, मैं बहुत थक चुका हूं, रात की 2 बजने आई है, दिन भर से लेक्चर रिकॉर्ड कर करके। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना इज चार्ज्ड फुली बाय 100 वोल्ट बैटरी, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर, सी इतना द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। आसान सी बात है, वही फॉर्मूला लगाना है, हाफ CV²। होमवर्क है आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है, हाफ CV² से ही होगा। चाहे तो आप यहाँ सॉल्यूशन भी दे रखा है, सॉल्यूशन को देख सकते हैं, नीट के एग्जाम में सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट, अब कुछ नया होगा तो अपन करेंगे सवाल, सेम सवालों को बार बार नहीं करेंगे। 12 PF का एक संधारित्र 50 वोल्ट तक चार्ज किया जाता है, संग्रहित ऊर्जा हाफ CV²। एक ही फॉर्मूला जो बार बार लगेगा, आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद 2 समान संधारित्र जुड़े, एक आवेशित और एक अनावेशित, ऊर्जा का खोया हुआ प्रतिशत होगा। कितना प्रतिशत ऊर्जा खो जाएगी देखना। एक कैपेसिटर है जो चार्ज्ड है, जिसके ऊपर Q चार्ज है, और दूसरा जो है वो अनचार्ज्ड है, कोई चार्ज नहीं है। अब दोनों को जोड़ दिया तो क्या दोनों के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? हो जाएगा। कितना कितना, Q/2 और Q/2, तो कितना एनर्जी लॉस होगी। तो आपको वो एनर्जी लॉस वाला जो फॉर्मूला है उससे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उस फॉर्मूले को आप देखिएगा, बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है, हाफ CV1² - V2², इस टाइप का कोई फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद करेंगे तो उससे आपका डायरेक्ट ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट 2 माइक्रोफेराड चार्ज्ड, V इज कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड, इतना कैपेसिटर, परसेंटेज एनर्जी लॉस, वही फॉर्मूला आपको इधर भी लगाना है। सेम सवाल है ये। एक कैपेसिटर C एंड V कनेक्टेड टू कैपेसिटर इतना, कॉमन पोटेंशियल इज, फिर वही कॉमन पोटेंशियल या एनर्जी लॉस वाला जो फॉर्मूला है उससे आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेम सवाल है दोस्त, मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि बहुत थक चुका हूं गाइस, बहुत ही ज्यादा थक चुका हूं मैं। अपन को 6 टॉपिकों को पढ़ाना था, पर 4 आज के लेक्चर में पढ़े हैं। कारण यही है कि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, गला सही नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं। अपना काम है 12th क्लास को 4 लेक्चर में खत्म करना, इन 2 टॉपिकों को मैं अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। बट आज के लिए इतना ही। मैं चाहता नहीं था कि इस लेक्चर को और पोस्टपोन करूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट है ये, इसलिए मैंने तबीयत ना सही होते हुए भी रात के 2 बजे तक, आप देख सकते हो यहाँ टाइम अगर आपको दिख जाए तो, ये देखो 1:27 हो रहे हैं, 1:30 बजे तक मैंने इस लेक्चर को इसीलिए रिकॉर्ड किया था कि आपको कल मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी, ये जो लेट हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ, उसके लिए आज भी 2 टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाए, बट तबीयत साथ नहीं दे रही, क्या करें दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।